मैं आईने में देखकर बोलता हूँ, आखिर तुम हो कौन? आईना तुरंत टूट जाता है। अंदर मेरे ही जैसा दिखने वाला एक लड़का थ्रोन पर बैठा होता है और कहता है, मैं हूँ जज जीरो, मैं स्लॉटर सेवरन हूँ, मैं सेवन सेवरन का लीडर हूँ। तभी मैं रियलिटी में वापस आ जाता हूँ। मुझे तो स्लॉटर सेवरन होना चाहिए था, पर मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता हूँ। मेरे पास स्लॉटर टैलेंट है जो कि मेरी मदद करता है लोगों को मारकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में। पर जब मैं छोटा था और मैंने इस एबिलिटी के बारे में अपने ग्रैंडपा को बताया, तो वो इतना ज्यादा डर गए कि वो उसी रात सबको छोड़ छाड़ कर गाँव भाग गए। पर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी किसी को भी अपनी इस एबिलिटी के बारे में ना बताऊं। तभी से ही शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। एक मॉन्स्टर एक पूरी टीम को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है। सिर्फ एक लड़की बची होती है, पर वो भी काफी ज्यादा जख्मी होती है। वो किसी तरह से उठती है और अपनी तलवार को दोबारा से उठाती है। वो पर्सन एक टीम मेंबर को मारने जा रहा होता है, पर वो लड़की आकर उस मॉन्स्टर पर वार करती है। पर वो मॉन्स्टर इजिली उसके वार से बच जाता है और उसे ही फेंक देता है। वो लड़की और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। वो बचने की सारी उम्मीदें खो चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि वो एक लेवल 4 का मॉन्स्टर होता है। वो लड़की पूरी तरह से उम्मीद हार चुकी होती है और मरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। पर तभी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर मैं पहुंचता हूँ। वो लड़की मुझे देखकर घबरा जाती है और मुझसे कहती है, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उस मॉन्स्टर की नजर भी मुझ पर पड़ जाती है। वो काफी तेजी से मेरी तरफ आता है मुझ पर अटैक करने के लिए। मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता हूँ बिना किसी इमोशन के। उस लड़की को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, पर जैसे ही वो मॉन्स्टर मेरी तरफ आ रहा होता है, मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ और अपने एक ही हाथ से उसे रोक लेता हूँ और उसे अपनी फोर्स से इतना ज्यादा दूर फेंक देता हूँ कि वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। उसके बाद मैं उस मॉन्स्टर की ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता हूँ और एक मास्क निकाल कर पहन लेता हूँ, ताकि वो लड़की मेरा चेहरा अच्छे से ना देख पाए। वो लड़की पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी होती है और थोड़े शौक में भी होती है। मैं वहाँ से जाने लगता हूँ, पर वो मुझसे कहती है, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, क्या तुम मुझे किसी सेफ जगह पर ले जाओगे? मैं पहले तो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, पर फिर मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो बहुत प्यार से अपने हाथ ऊपर करती है ताकि मैं उसे उठाकर यहाँ से ले जाऊँ, किसी राजकुमारी जैसा। पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मैं उसके कपड़े पकड़ता हूँ और उसे घसीटते हुए ले जाता हूँ और एक स्टोर के पास जाकर उसे वहीं पर छोड़ देता हूँ। जब मैं जा रहा होता हूँ तो वो मुझसे मेरा नाम पूछती है और मुझे अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम एलिसन होता है। मैं उस लड़की को अपना नाम ब्रैंडन बताता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर पर वापस आता हूँ, जहाँ पर मुझे अंदर से मेरी आंटी की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी छोटी बेटी मेडिसिन को बता रही होती है, मैं और तुम्हारे डैड से 2 अवेकनिंग सीरम्स का ही जुगाड़ कर पाए। ये सीरम्स बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसमें से एक सीरम तुम्हारी बड़ी बहन एमा के लिए और दूसरा एथन के लिए है। और तुम तो वैसे भी अभी छोटी हो, तो अगले साल जब तुम अवेक होगी तो मैं तुम्हें भी एक सीरम दिला दूंगी। पर मेडिसन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप हमेशा अपने उस अनाथ न्यूफी को ही फेवर करती हैं। ईथन हमारे घर में रहता है और हमारा दिया हुआ खाना खाता है, और अब आप उसे अवेकनिंग सीरम भी दे रही हैं, जिससे मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईथन को वो सीरम यूज करने नहीं दूंगी। मेडिसन अपने डैड से कहती है कि वो भी मॉम को समझाए। मेडिसन की बात पर उसके डैड भी एग्री करते हैं। वो भी एथन को अवेकनिंग सीरम देने के खिलाफ होते हैं, पर जो एथन की आंटी होती है वो इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं। वो सबका विरोध कर रही होती हैं और एथन का साइड ले रही होती हैं। ये देखकर उनके पति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एथन की बेइज्जती करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, अगर हमने एथन को अपने साथ ना रखा होता तो आज वो भिखारी होता और सड़कों पर घूम रहा होता। ये सुनकर जो मेडिसन की बड़ी बहन होती है एमा, वो कहती है, डैड टेक्निकली भिखारी हम होते हैं। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो एथन के पेरेंट्स उसके लिए छोड़ कर गए थे। यहाँ तक ये घर भी एथन के पेरेंट्स का है, और अगर हम लोग ईथन के पैसे यूज ना कर रहे होते तो वो भिखारियों जैसे नहीं बल्कि एक राजा जैसे जी रहा होता। ये सब सुनकर उसके डैड का चेहरा ही उतर जाता है। पर जो मेडिसन होती है वो अभी भी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो जिद करके उनमें से एक सीरम ले लेती है। तभी मैं भी दरवाजा खोलकर रूम में एंटर करता हूँ। मेरी आंटी मुझे देखकर खड़ी हो जाती है और कांपने लगती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो मुझसे कहती हैं, जाओ अपने हाथ धुलाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। मेडिसन मुझे देखकर वापस से गुस्सा हो जाती है। आंटी खाना परोसते हुए कहती हैं, एथन कल तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है, मैं तुम्हारे लिए भी सीरम खरीद कर लेकर आई हूँ। उसके बाद वो मेडिसन से कहती हैं, मेडिसन एथन को उसका सीरम वापस दो। पर मेडिसन साफ मना कर देती है। तभी एमा अपना सीरम मुझे देते हुए कहती है, एथन ये सीरम तुम्हारा है। और ये कहकर वो अपने रूम में वापस चली जाती है। मैं अपने रूम में वापस आता हूँ और जब मैं अपना फोन चेक करता हूँ तो ग्रुप में सारे के सारे लोग कल की अवेकनिंग सेरेमनी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन सबका रिएक्शन देखकर मैं एक हल्की सी स्माइल करता हूँ। उसके बाद मैं उस सीरम को उठाता हूँ और कहता हूँ, मुझे इस सीरम की कोई भी जरूरत नहीं है। उस लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारने के बाद जो ब्लड एनर्जी मुझे मिली थी, उतनी एनर्जी काफी होगी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए। जो स्लॉटर टैलेंट है वो मेरे फिजिकल स्टेट्स को बूस्ट करता है। और मेरे टैलेंट में एक और खास बात है, मैं दूसरों के टैलेंट्स को भी चुरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे अपने इस टैलेंट को सबसे छुपाना है। इसीलिए कल की अवेकनिंग सेरेमनी में इसीलिए मैं सिर्फ एफ रैंक का टैलेंट अवेक करूंगा, जो कि मैंने बहुत पहले किसी से चुराया था। इसकी वजह से मेरा असली टैलेंट छुपा हुआ रहेगा। अगले दिन क्लासरूम में टीचर सबको शांत होने के लिए कहती है और कहती है, क्या सबके पास अपने अपने अवेकनिंग सीरम है, या फिर किसी के पास अभी भी अवेकनिंग सीरम नहीं है? ये सुनकर एक क्लास का लड़का मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, एथन टीचर ने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए पूछा है, क्योंकि क्लास में तुम ही सबसे ज्यादा गरीब हो, तो तुम्हारे पास सीरम कैसे होगा? मेरे सामने बैठी मेरी एक दोस्त मुझे अपना सीरम देते हुए कहती है, मेरे पास 2 सीरम है, तो एक तुम रख सकते हो इथन। ये देखकर उस पहले वाले लड़के का मुंह बन जाता है। तभी अचानक से क्लास के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। मैं उनके साथ आई उस लड़की एलिसन को तुरंत पहचान जाता हूँ। मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, आखिर इसे मेरे स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरी टीचर उनसे बात करने के लिए जाती है। चश्मे वाला बंदा टीचर से पूछता है, यहाँ पर ब्रैंडन किस स्टूडेंट का नाम
नाम है। टीचर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है वो है ब्रैंडन। काली टोपी वाला आदमी उसको ध्यान से देखने लगता है। उसे सही से देखो, क्या ये वही लड़का है जिसने कल तुम्हें बचाया था? एलिसन कहती है कल काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और उस लड़के ने मास्क पहन रखा था, तो मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद नहीं, पर हाँ इस लड़की की हाइट और बिल्ड बिल्कुल उसके जैसा है। ये सुनकर वो टोपी वाला आदमी एक्साइटेड हो जाता है। टीचर प्रिंसिपल से पूछती है आखिर ये लोग हैं कौन? प्रिंसिपल काफी खुशी के साथ कहता है मैडम ये स्पेशल एजेंट्स हैं, एजेस की 7 डिविजन है। ये कैप्टन मार्केस है और इनके साथ जो लड़की है वो एलिसन है। टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है 7 डिवीजन के लोग यहाँ पर ब्रैंडन के लिए आए हैं, क्या उसके टैलेंट को इन लोगों ने पहले से कहीं पर देख लिया है? मार्केस के चेहरे पर एक स्माइल होती है और वो अपने मन में कह रहा होता है 9 डिवीजन के लोग हमेशा बेस्ट टैलेंट को ले जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि उनको ब्रैंडन के बारे में अभी पता नहीं चला है। इसका मतलब है मैंने ब्रैंडन को उनसे पहले ढूंढ लिया। मेरी खतरनाक सुनने की एबिलिटी की वजह से मैं उनकी सारी बातें सुन लेता हूँ और उनकी बातें सुनकर मेरी फट जाती है, क्योंकि 7 डिवीजन में काफी खतरनाक और पावरफुल लोग होते हैं, पर मेरे पास जो टैलेंट है वो बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि मेरा टैलेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं दूसरों की पावर्स चुरा सकता हूँ। अगर इन्हें मेरे टैलेंट के बारे में पता चल गया तो ये लोग तो मुझे पकड़कर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं इनके हाथों पकड़ा नहीं जा सकता। मैं तुरंत अपने क्लासमेट से उसका चश्मा छीन लेता हूँ और उस चश्मे को तुरंत पहनकर और अपने बालों को भी पीछे कर लेता हूँ और एकदम चंपू बनकर बैठ जाता हूँ ताकि वो लड़की मुझे पहचान ना जाए। इसके बाद मैं पढ़ने की एक्टिंग करने लगता हूँ। आगे जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि एजेस की 7 डिवीजन ब्रैंडन के लिए यहाँ पर आई है। एक मोटा बंदा कहता है 7 डिवीजन में जाने के लिए तुम्हें कम से कम बी रैंक का होना चाहिए, ये तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है। पर तभी एक चश्मे वाला बंदा कहता है एजेस ब्यूरो की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है 9th डिवीजन। उस डिवीजन के अंदर सारे के सारे पागल लोग भरे पड़े हैं, या फिर कहूँ तो वो लोग जो एस रैंक के मॉन्स्टर्स को भी कच्चा चबा सकते हैं। पर हाँ 7 डिवीजन भी बढ़िया है। सारे स्टूडेंट्स ब्रैंडन से कह रहे होते हैं भाई तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, अवेकनिंग सेरेमनी से पहले स्पेशल एजेंट्स तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो ये ब्रैंडन नाम का बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ होता है कि इसे घंटा समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वही लड़का ब्रैंडन से कहता है शायद से ये सब तुम्हारे डैड ने किया होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है तो जरूर से एजेस की 7 डिवीजन में उनकी बातचीत होगी। इस बेवकूफ को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता, पर फिर बाद में ये समझ जाता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अब याद आया मेरे डैड एजेस ब्यूरो में किसी को जानते हैं। ब्रैंडन की बात सुनकर वो लड़का एकदम चौड़ में आ जाता और कहता है तुमने देखा क्लोई ब्रैंडन कितना ज्यादा पावरफुल है? पर जो क्लोई होती है वो कहती है ज्यादा उड़ो मत, वो लोग बस खिड़की से ब्रैंडन को देख रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रैंडन के डैड ने कोई बहुत बड़ा क्राइम करा हो और 7 डिवीजन ब्रैंडन को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई हो। ये सुनकर वो लड़का पत्थर का बन जाता है। तभी क्लोई मुझे देखकर कहती है एथन तुम्हारी तो आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तो तुम चश्मा क्यों लगाए हुए हो? मैं क्लोई से कहता हूँ मैं बस देख रहा था कि मैं चश्मे के साथ और भी ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तभी टीचर क्लास में वापस आती है। एक स्टूडेंट उनसे पूछता है टीचर क्या ये सच है कि 7 डिवीजन ब्रैंडन के लिए यहाँ पर आई है? टीचर स्माइल करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर सबको चुप रहने के लिए कहती है और सब लोग समझ जाते हैं कि 7 डिवीजन सच में यहाँ पर ब्रैंडन के लिए आई है। ब्रैंडन काफी ज्यादा खुश होता है, वो एक सीट के ऊपर पैर रखकर कहता है अवेकनिंग सेरेमनी के बाद अगर 7 डिवीजन सच में मुझे रिक्रूट कर लेती है तो मैं पूरी क्लास को लेक व्यू के मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब में लेकर जाऊंगा और खाने पीने से लेकर सबका बिल मैं भरूंगा। पर मैं ही एक अकेला होता हूँ जिसको पता होता है कि अवेकनिंग सेरेमनी के बाद क्या होने वाला है। जब 7 डिवीजन के कैप्टन को पता चलेगा कि ब्रैंडन वो लड़का नहीं है जिसने एलिसन को बचाया, तो बेचारे ब्रैंडन को वो लोग लात मार कर निकाल देंगे। तभी अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने का टाइम हो जाता है। हम दो मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं जिनके हाथ में काफी खतरनाक सा ब्रीफ केस होता है। सारे लोगों ने सैल्यूट कर रहे होते हैं और उनको ग्रीट कर रहे होते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी 9 डिवीजन के लोग हैं। सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा शौक में होते हैं। 9 डिवीजन से जो 2 लोग आए हुए थे उनमें से एक सफेद बाल वाले लड़के को देखकर मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं इस बंदे से कभी भिड़ा तो ये मुझे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है। जो 7 डिवीजन का कैप्टन होता है मुस्कुराते हुए ब्रैंडन को देख रहा होता है। ब्रैंडन के साथ वाला लड़का उसको काफी ज्यादा चीयर करने लगता है। ब्रैंडन उससे कहता है अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। उसके बाद ब्रैंडन मुझसे कहता है मैंने सुना है ज्यादा पढ़ने वाले लोगों का जब टैलेंट अवेक होता है तो उनको बहुत ही यूजलेस टैलेंट मिलता है। एक टॉप स्टूडेंट को ए रैंक का ड्राइविंग टैलेंट मिला था, वो टैलेंट बिल्कुल यूजलेस था। कहीं तुम भी ड्राइविंग का टैलेंट अवेक ना कर लो। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ ड्राइविंग का टैलेंट इतना भी बुरा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैंडन मेरी बातों से रेज बेट हो जाता है। तभी क्लोई मुझसे पूछती कि उसने जो सीरम मुझे दिया था वो कहाँ पर है। मैं उसे बताता हूँ कि मैं वो क्लासरूम में भूल गया। ये सुनकर क्लोई मुझ पर भड़क जाती है और कहती है आखिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, जबकि अवेकनिंग सेरेमनी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो मुझे अपना खुद का सीरम देकर यहाँ से जाने लगती है, पर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता हूँ। तुम अवेकनिंग सेरेमनी छोड़कर नहीं जा सकती, अब टाइम बहुत कम बचा है। क्लोई रोते हुए मुझसे कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ अरे कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, मैं बस अवेक नहीं हो पाऊंगा और क्या। तभी टीचर बताती कि ब्रैंडन और मेरी बारी आ चुकी है।
7 डिवीजन का कैप्टन मार्कस तुरंत एलिसन को ऑर्डर देता और कहता है जल्दी से 7 डिवीजन का रिक्रूट कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ। जैसे ही ब्रैंडन का टैलेंट अवेक होगा हम तुरंत उसे रिक्रूट कर लेंगे। हम पहली बार 9 डिवीजन से पहले एक मॉन्स्टर लेवल के बंदे को रिक्रूट कर लेंगे। मार्कस काफी खुश होता है। मैं अवेकनिंग चैम्बर के अंदर चला जाता हूँ। जैसा मैंने पहले सोचा था मुझे अपने मेन टैलेंट को छुपाना होगा क्योंकि मैंने सीरम का यूज नहीं करा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरी रैंक ए आएगी। तभी दूसरी तरफ एक डिवाइस पर जिस पर मैं दिखाई दे रहा होता हूँ उस पर रेड अलर्ट आ जाता है। इस डिवाइस को कोई और नहीं बल्कि 9 डिवीजन वाले यूज कर रहे होते हैं और वो मुझ पर नजर रख रहे होते हैं। रेड अलर्ट को देखकर तुरंत 9 डिवीजन की लड़की बोलती है बॉस ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो सीरम का इस्तेमाल भी नहीं करा है। बिना किसी सीरम के ये एक ऐसे रैंक का टैलेंट है और सबसे बड़ी बात इसके पास सिर्फ एक टैलेंट नहीं है। अगर ये लड़का कोई हाई प्योरिटी का सीरम इस्तेमाल करता है तो इसका हर एक टैलेंट एक अनदर रैंक पर पहुंच जाएगा। ये सब बातें 9 डिवीजन का बॉस सुन रहा होता है। आगे वो लड़की कहती है इस लड़के के पास ट्रिपल एस रैंक पर जाने की पोटेंशियल है। ये जो 9 डिवीजन का बॉस है वो काफी ज्यादा गोजो जैसा दिख रहा है तो इसका जो भी नाम हो हम इसे गोजो बुलाएंगे। गोजो अपना चश्मा नीचे करते हुए कहता है इस लड़के का नाम इथन हेज है। इंटरेस्टिंग, 9 डिवीजन इस मॉन्स्टर को रिक्रूट करेगी। मैं चैम्बर से यही सोचते हुए निकल रहा होता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी रैंक ए ही आएगी तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर मैं ए रैंक का बनता हूँ तो मुझे बहुत सारी एजेंसीज रिक्रूट करने की कोशिश करेंगी पर 9th डिवीजन ए रैंक वाले लोगों पर ध्यान नहीं देती है। वो तो एस रैंक प्लस वाले मॉन्स्टर्स को रिक्रूट करते हैं। उसी टाइम ब्रैंडन भी अपने चैम्बर से बाहर आता है। मार्कस बिना देर के उसके पास आकर उसे तुरंत रिक्रूट कर लेता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं। गोजो ये सब कुछ विंडो से देख रहा होता है अपनी कॉफी का मजा लेते हुए। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ मार्कस कर क्या रहा है। उसकी टीम मेंबर बताती है कि रिजल्ट आने से पहले ही वो एक स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहा है। इस पर गोजो कहता है क्या यहाँ पर कोई और भी रिक्रूट करने लायक स्टूडेंट था। पर वो लड़की बताती है मार्कस बाहर बहुत उड़ रहा था, वो कह रहा था कि उसने एक जीनियस को ढूंढ लिया है। ये सुनकर गोजो कहता है क्या उस बेवकूफ को नहीं पता था कि हम लोग मोस्ट एडवांस स्कैनर लेकर आए हैं स्टूडेंट्स की रैंक चेक करने के लिए। वो लड़की कहती है ये जो नया एडवांस स्कैनर है इसके बारे में सिर्फ 9 डिवीजन के लोग ही जानते हैं। गोजो फिर पूछता है उसने जिस स्टूडेंट को रिक्रूट करा आखिर उसकी रैंक क्या है। वो लड़की चेक करने के बाद बताती है नेचुरली वो लड़का सी रैंक का है पर उस लड़के ने बहुत सारे सीरम्स का इस्तेमाल करा है तब जाकर वो किसी तरह से बी रैंक पर पहुंचा है। गोजो साफ साफ ब्रैंडन को ट्रैश कह देता है। उसके बाद वो अपनी टीम मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए कहता है और कहता है कि वो लोग आज रात ईथन के घर जाएंगे ताकि वो लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकें। वो ये भी कहता है कि हम लोग उसके घर पर फ्री का खाना खाकर आएंगे। दूसरी तरफ जब मैं ग्राउंड में खड़ा होता हूँ तभी क्लोई आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहती है यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, चलो कहीं और चलते हैं। मैं उससे कहता हूँ कि मैं क्लास 8 में जा रहा हूँ मेरी कजन को ढूंढने। वो हैरानी से पूछती है पर क्यों, ताकि मैं उसे वो सीरम दे सकूं। ये सुनकर वो थोड़ी सी शौक होती है और कहती है तो तुमने इसलिए अपना सीरम इस्तेमाल नहीं करा ताकि तुम वो सीरम एमा को दे सको। अगर तुम्हें सीरम चाहिए था तो तुम मेरा सीरम यूज कर सकते थे। हम लोग एक दूसरे को किंडरगार्टन से जानते हैं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं एक मुस्कुराहट के साथ कहता हूँ तुमने कहा मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। वो थोड़ी खुश हो जाती है पर मैं उससे कहता हूँ तो कैसा रहेगा अगर तुम मेरे पैर दबाओ तो। ये सुनकर उसका रिएक्शन ही बदल जाता है। मुझे भी रियलाइज हो जाता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। खैर दूसरी तरफ एमा अपनी क्लास में बैठे बुक्स पढ़ रही होती है। तभी मैं उसे उसके क्लासरूम के बाहर बुलाता हूँ। वो तुरंत बाहर आ जाती है और मुझसे मेरी अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में पूछती है। मैं उससे कहता हूँ हाँ मेरी अवेकनिंग सेरेमनी सही गई। उसके बाद मैं उसे सीरम देते हुए कहता हूँ ये सीरम तुम्हारे लिए है। उस सीरम को देखकर वो थोड़ी शौक होती है और कहती है तुमने इस सीरम का इस्तेमाल नहीं करा। मैं उससे कहता हूँ मैं इसका इस्तेमाल करना भूल गया था और अब क्योंकि मेरी अवेकनिंग सेरेमनी पहले ही हो चुकी है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल कर लो वरना ये बेकार जाएगा। वो मुझे शुक्रिया बोलती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सहकर इस सीरम को यूज नहीं करा था ताकि तुम ये मुझे वापस दे सको। मैं उसकी बातों को अवॉइड करते हुए कहता हूँ नहीं मेरा इसे यूज करने का प्लान था, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें कल रात ही ये वापस कर देता। इस पर एमा कहती है मुझे पता है कल रात तुमने इस सीरम को सिर्फ इसलिए अपने पास रखा ताकि तुम मेरे डैड को गुस्सा दिला सको। मैं उसके सर पर मारते हुए कहता हूँ ज्यादा बातें मत करो। दूसरी तरफ मेरी क्लास में 7 डिवीजन द्वारा रिक्रूट किया गया ब्रैंडन काफी ज्यादा खुश होता है, या कहूँ तो हवा में उड़ रहा होता है। वो पूरी क्लास को बताता है कि मेरे डैड स्कूल को नई बिल्डिंग डोनेट करेंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। वो उन सबको एक काफी लग्जरी पार्टी भी देने वाला होता है। वो क्लोई को भी इनवाइट करता है और कहता है तुम्हें भी आना ही होगा, पर क्लोई उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है मैंने और एथन ने पहले से ही कहीं साथ में जाने का प्लान बनाया हुआ है, हम लोग साथ में मरीन पार्क जाने वाले हैं। उसके बाद वो उस पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने हेडफोन्स लगाकर बैठ जाती है। पर जो ब्रैंडन होता है वो तुरंत अपना फोन निकाल कर अपने डैड को मैसेज करते हुए कहता है डैड पूरा का पूरा मरीन पार्क बुक कर लीजिए, मैं अपने क्लासमेट्स को वहीं पर पार्टी दूंगा। कुछ देर बाद सबके रिजल्ट आ जाते हैं। अपने अपने रिजल्ट्स देखकर क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग डी रैंक के ही होते हैं। दूसरी तरफ मैं भी अपना रिजल्ट देखने की कोशिश करता हूँ पर मेरा रिजल्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता। पर तभी मैं एमा का रिजल्ट देखता हूँ। मैं देखता हूँ एमा का टैलेंट ए रैंक का होता है। मैं रात में घर वापस आता हूँ। मैं आंटी से पूछता हूँ खाने में क्या बना है। वो मुझे बताती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वो सब मेरा फेवरेट है। मेडिसन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है आज की पार्टी तो मेरे और एमा के लिए होनी चाहिए थी, हम लोग आज के स्टार्स हैं, तो आपने इसकी फेवरेट डिशेस क्यों बनाई हैं। जो मेरी आंटी होती है वो कहती है तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो, तुम सभी मेरे बच्चे हो। मेडिसन मुंह बनाते हुए कहती है एथन का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है तो ये तो एक ट्रैश भी हो सकता है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ईथन का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा और वैसे भी आज खुशी का दिन है, इसीलिए ऐसी बातें मत करो। मेरे अंकल खुशी खुशी मुझे अपनी बेटियों का रिजल्ट दिखाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ
इन दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मेडिसन अभी भी चिड़ी हुई होती है। आगे उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है ना, एमा के पास ए रैंक का टैलेंट है। तुम्हें इसका मतलब पता है, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एमा को रिक्रूट करने के लिए। ये सुनकर मैं उनसे खुशी से बोलता हूँ, ये तो काफी अच्छी बात है। पर आगे वो मुझ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, पर अगर तुमने एमा का सीरम ना लिया होता तो शायद से उसका टैलेंट एस रैंक का हो सकता था। याद रखना ईथन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के टैलेंट का रैंक कम है। मेरी आंटी अंकल पर गुस्सा करते हुए कहती, आज के दिन उसे कुछ मत कहो। पर अंकल उनकी बात नहीं मानते और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो मेरी बेइज्जती करने लगते हैं। पर तभी एमा की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो जाती है। वो जोर से टेबल पर अपना हाथ मारती है। उसके डैड ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया बेटी? अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ करना। एमा उस सीरम की बोतल को टेबल पर रखती और रोते हुए कहती है, ईथन ने मुझे अपना सीरम दे दिया था, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। हमारी पूरी फैमिली उसकी एहसानमंद होनी चाहिए। ये सुनकर एमा के डैड पत्थर के बन जाते हैं। आंटी रोते हुए मेरे पास आती हैं और मुझे पकड़ कर कहती हैं, वो सीरम तुम्हारे लिए था, तुमने उसे एमा को क्यों दिया? मैं उनसे कहता हूँ, मुझे उस सीरम की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो आप लोग इतना ज्यादा परेशान मत होइए। मेरी आंटी को मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर मेडिसन कहती है, आखिर इतनी बड़ी बात भी क्या हो गई जो आप लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? अगर ईथन वो सीरम यूज भी कर लेता तब भी वो एमा के लेवल पर नहीं पहुंच पाता। एमा गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहती है, पर मेडिसन अपनी बकवास जारी रखती है। एमा से आखिरकार और कंट्रोल नहीं होता। वो आकर उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद मेडिसन रोने लगती है। मेडिसन के डैड तुरंत उसके पास आते हैं और एमा से कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुमने मेडिसन को एक बाहर वाले के चक्कर में मारा, ये तुम्हारी खुद की सगी बहन है। एमा का ऑरा निकलने लगता है और वो कहती है, तुम लोग आखिर बाहर का कह किसे रहे हो? याद रखना कि वो ईथन था जिसने हमें अपने घर में जगह दी, इसीलिए अभी उससे माफी मांगो। उसके डैड गुस्से में कहते हैं, मैं माफी नहीं मांगने वाला। एमा उन्हें धमकी देते हुए कहती है, अगर आप ईथन से माफी नहीं मांगते तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगी। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं और वो मुझसे माफी मांगने लगते हैं। मैं एमा के पास जाता हूँ और उसके सर पर हिट करते हुए कहता हूँ, तुम ये क्या कर रही हो एमा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। एमा तुरंत कहती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मेरी आंटी भी मेरा हाथ पकड़ती है। वो काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। मैं उनसे कहता हूँ, सब भूल जाइए आंटी, मुझे भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। ये सुनकर आंटी तुरंत किचन की तरफ चली जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। आंटी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक मोटा आदमी काफी सारे गिफ्ट्स के साथ खड़ा होता है। वो यहाँ पर असल में एमा के लिए आया है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है जो कि यहाँ पर एमा को रिक्रूट करने के लिए आया है। एमा की मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो जल्दी से एमा को बुलाती है। एमा को देखते ही वो मोटा आदमी वॉरेन उसके पास जाता है और उससे अपने बारे में बताता है। एमा के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उस मोटे आदमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वॉरेन कहता है, हमने एमा का रिजल्ट देखा, वो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, इसीलिए हम पर्सनली उसे रिक्रूट करने के लिए आए हैं। अगर वो हमें ज्वाइन कर लेती है तो हम उसे एक लग्जरी मेंशन और एक लग्जरी कार देंगे। एमा के फादर के मन में तो इन सारी चीजों की इमेजेस बन जाती हैं और डॉलर साइन तो उनकी आंखों पर ही होता है। आगे वॉरेन इस ऑफर के बारे में एमा से पूछता है कि उसे ये ऑफर कैसा लगा। तभी दरवाजे पर दोबारा से नॉक नॉक होती है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की एक लेडी होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम वेरोनिका बताती है। वो आगे बताती कि वो लोग यहाँ पर एमा के लिए आए हैं। एमा की मॉम उन्हें भी अंदर बुला लेती है। दो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बेटी के लिए लड़ता देख एमा के फादर काफी खुश होते हैं। पर वेरोनिका को देखने के बाद ये आदमी थोड़ा सा ठरकी भी लग रहा होता है। ये आदमी वेरोनिका से काफी ठरक भरे अंदाज में हाथ मिलाता है। खैर उसके बाद वेरोनिका एमा से आकर बात करती है। वेरोनिका डायरेक्ट कह देती है, तुम्हें वॉरेन ने जो भी ऑफर दिया होगा हम तुम्हें उसका डबल ऑफर करते हैं। ये सुनकर वॉरेन गुस्सा हो जाता है, आप तो मेरे मेंबर्स छीन रहे हो। वेरोनिका कहती है, तुम लोग जितना भी उसे ऑफर कर रहे हो एमा उसे काफी ज्यादा डिजर्व करती है। एमा के फादर सबसे बैठने को कहते हैं। तभी दरवाजे पर दोबारा से नॉक नॉक होती है। इस बार दरवाजे पर एचएस ब्यूरो का 4 डिवीजन का बॉस आया होता है। इस बंदे का नाम लॉसन होता है और ये भी यहाँ पर एमा के लिए आया होता है। एमा की मॉम उसे भी अंदर बुला लेती है। लॉसन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को यहाँ पर देकर डायरेक्ट एमा से पूछता है, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम किसे ज्वाइन करने वाली हो? एमा उसे कहती है कि उसने अभी फैसला नहीं करा है। लॉसन उससे कहता है, ये अच्छी बात है, फिर 4 डिवीजन भी तुम्हें रिक्रूट करना चाहता है, तुम अभी डिसाइड कर सकती हो। इतने सारे ऑफर्स देकर एमा के फादर तो पगला जाते हैं। वो कैप्टन लॉसन से बैठने के लिए कहते हैं। वेरोनिका सबसे कहती है, हम लोग चाहे जितना भी एक दूसरे से कम्पीट कर ले, फाइनल डिसीजन तो एमा का ही होगा। दूसरी तरफ एमा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, मैंने सुना था कि टॉप टैलेंट्स के पीछे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पड़ जाती हैं, पर अब मैं ये अपने सामने होते हुए देख रही हूँ। एमा आगे कहती है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगी जिसमें ईथन मुझे जाने के लिए कहेगा। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। तीनों कैप्टन्स मेरी तरफ देखने लगते हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं, तो ईथन तुम्हारे हिसाब से एमा को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए? एमा के जो डैड होते हैं ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम लोग आखिर उसकी बात क्यों मानोगे? एमा का फादर मैं हूँ तो डिसीजन मैं लूंगा। उसके बाद वो मेडिसन को आगे करते हुए कहते हैं, क्या आप में से कोई मेरी दूसरी बेटी को भी रिक्रूट कर सकते हैं? वेरोनिका मेडिसन के टैलेंट के बारे में पूछती है। उसका डैड काफी प्राउड के साथ बताता है, इसके पास सी रैंक का बीस्ट एमिंग टैलेंट है। 4 डिवीजन का कैप्टन तो साफ साफ मना कर देता है कि ये टैलेंट बहुत ज्यादा लो रैंक का है। पर वॉरेन मान जाता है और वो कहता है कि हम रिक्रूट कर लेंगे और साथ ही में वेरोनिका भी।
वेरोनिका ये भी कहती है कि हम वॉरेन से ज्यादा ऑफर करेंगे। वॉरेन परेशान होते हुए कहता है, मिस वेरोनिका, आखिर आप हमेशा मेरे मेंबर्स क्यों कम करती रहती हैं? आगे वेरोनिका कहती है, अब सब कुछ तुम पर है एमा, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। एमा अभी भी अपनी बात पे टिकी होती है कि जो भी ईथन कहेगा वो वही करेगी। वॉरेन मुझसे मेरा नाम पूछता है, मैं उसे अपना नाम बता देता हूँ। मेरे अंकल वॉरेन से कहते हैं, आप लोगों को तो रिजल्ट जल्दी मिल जाता है ना, क्या आप लोग ईथन की रैंक बता सकते हैं? वॉरेन कहता है, हमारी लिस्ट में सिर्फ सी रैंक और उससे ऊपर की रैंक वाले लोग ही होते हैं, पर उस लिस्ट में ईथन का नाम नहीं था। ये सुनकर मेरे अंकल एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ईथन सी रैंक का भी नहीं है। ये सुनकर मेडिसन हंसने लगती है। मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा होता कि मैं सी रैंक पर भी नहीं पहुंच पाया। तभी एमा एक शर्त रखते हुए कहती है, मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगी जो ईथन को भी रिक्रूट करेंगे। ये सुनकर 4 डिवीजन का कैप्टन तो साफ साफ मना कर देता और कहता है कि उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो किसी लो रैंक के बंदे को नहीं ले सकते। पर वेरोनिका मान जाती है। वो कहती है, हम ईथन को ले तो लेंगे पर उसे ज्यादा फायदे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका टैलेंट काफी लो है। पर तभी दरवाजे पर दोबारा से नॉक नॉक होती है। एमा के डैड खुशी से कहते हैं, लग रहा है एमा के लिए कोई और भी आया है, जल्दी से जाकर गेट खोलो। जैसे ही एमा की मॉम डोर को खोलती हैं, सामने गोजो सातोरो खड़ा होता है। एमा की मॉम उससे पूछती हैं, क्या आप लोग भी एमा के लिए यहाँ पर आए हो? पर गोजो अपने ग्लासेस ठीक करते हुए कहता है, ये एमा कौन है? मैं यहाँ पर चाय के लिए नहीं बल्कि कॉफी के लिए आया हूँ। क्या ईथन घर पर है? मैं इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। ये तो 9 डिवीजन है, आखिर इन लोगों को मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? क्या इनको मेरे असली टैलेंट के बारे में पता चल गया? तभी मेरे अंकल गुस्सा करते हुए कहते हैं, ईथन आखिर तुम कैसे दोस्त बनाते हो? जरा इनको देखो तो ये लोग घर में कैसे घुस आए हैं। पर गोजो को यहाँ पर देखने के बाद बाकी सारे जो कैप्टन होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वेरोनिका तुरंत अपना सर नीचे करके ग्रीट करती है गोजो को और सैल्यूट करते हुए 4 डिवीजन का कैप्टन भी उठ जाता है। एमा के फादर को इतना तो समझ आ जाता है कि जो बंदा अभी अभी इनके घर में आया है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है। एमा का फादर भी काफी खुशी से फिर ग्रीट करता है। वो गोजो से पूछता है, आखिर आप लोगों को ईथन से क्या काम है? खैर आगे गोजो मेरे पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मेरा नाम जूलियन ब्लैकवुड है और मैं एजेस की 9 डिवीजन से हूँ। जो भी तुम्हारा नाम हो हम तुम्हें गोजो ही बुलाएंगे। खैर मैं उससे कहता हूँ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गोजो कहता है, मुझे 2 चीजें चाहिए। पहला तो मैं तुम्हें 9 डिवीजन में इनवाइट कर रहा हूँ, दूसरा मुझे काफी भूख लगी है इसलिए मैं यहाँ पर फ्री के खाने के लिए आया हूँ। मेरे अंकल ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, 9 डिवीजन आखिर ये कौन सी यूनिट है? क्या 9 डिवीजन वाले ईथन जैसे लूजर को भी रिक्रूट कर लेते हैं जो सी रैंक का भी नहीं है? ईथन के अंकल की बात सुनने के बाद जो वेरोनिका और वॉरेन होते हैं वो खामोश हो जाते हैं। अपने माइंड में दोनों कह रहे होंगे, पागल है क्या ये? तभी 4 डिवीजन का कैप्टन बताता है, 9 डिवीजन एजेस ब्यूरो की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। ये लोग सिर्फ ऐसे मॉन्स्टर्स को रिक्रूट करते हैं जिनका टैलेंट ऐसे रैंक से ज्यादा हो। एमा के फादर के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहते हैं, पर अभी तो मिस्टर वॉरेन ने कहा था कि ईथन उनकी लिस्ट में नहीं है। वॉरेन गुस्सा होते हुए कहता है, 9 डिवीजन पर्सनली जिसको भी सेलेक्ट कर लेती है उसका रिजल्ट किसी और को शो नहीं होता, इसीलिए बाहर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को उनका पता नहीं चल पाता, इसीलिए ईथन हमारी लिस्ट में नहीं था। मेडिसन के फादर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और मेडिसन का गुब्बारा फूला का फूला। ये सुनकर ईथन की आंटी काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं, तो इसका मतलब है ईथन का टैलेंट काफी ज्यादा हाई है। पर जो अपना गोजो होता है वो एक कुर्सी पर बैठकर कहता है, उसका टैलेंट सिर्फ हाई नहीं है, उसका टैलेंट बहुत ज्यादा है। ईथन के पास 5 टैलेंट्स है, वो भी बिना किसी सीरम को यूज करे। ईथन की हाईएस्ट रेटिंग डबल एस रैंक की है। गोजो एक डिवाइस को टेबल पर रखता और कहता है, इस पर ईथन के सारे रिजल्ट्स हैं। वो डिवाइस जैसे ही ओपन होता है उस पर हमें ईथन का रिजल्ट दिखाई देता है। ईथन का एक टैलेंट डबल एस रैंक का होता है और 2 टैलेंट्स एस रैंक के हैं और बाकी के 2 ए रैंक के हैं। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मेरे मेन टैलेंट का थोड़ा सा पार्ट एक्सपोज हो चुका है, पर ये अच्छी बात है कि इन्हें मेरे स्लॉटर टैलेंट के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। एमा के फादर भी उन रिजल्ट्स को काफी ध्यान से देखने लग जाते हैं। मैं भी उन्हें काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता हूँ। अब जाकर मेरे अंकल मुझसे घबराने लगते हैं। आगे गोजो कहता है, ब्रीफ केस को ओपन करो, ईथन की आंखों को स्कैन करो और उसके बाद इससे साइन करवाओ और फिर हम लोग आराम से बैठकर खाना खाएंगे। मैं ये ऑफर सुनकर अपने मन में सोचने लग जाता हूँ, अगर मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे अपना टॉप वॉर मशीन बनाने की कोशिश करेगी। जो टैलेंट्स मैं दूसरों से चुराता हूँ वो कभी न कभी सामने आ ही जाएंगे। मैं डायरेक्ट गोजो से कह देता हूँ, क्या मैं इस ऑफर को मना नहीं कर सकता? ये सुनकर वेरोनिका और वॉरेन दोनों हैरान हो जाते हैं। गोजो कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम पहले ऐसे इंसान हो पूरी हिस्ट्री में जो कि 9 डिवीजन को मना कर रहे हैं। ये सुनकर मैं कहता हूँ, क्या 9 डिवीजन इतनी पुरानी है कि किसी ने उसे पूरी हिस्ट्री में आज तक मना नहीं करा? ये सुनकर गोजो हंसने लगता है और कहता है, तुमने सही कहा, हम इतने भी पुराने नहीं है, हमें बस 92 ईयर्स ही हुए हैं। अगर हम रूल्स को मानते हैं तो 9 डिवीजन ने जिसको भी चुना हो वो उसे मना कर सकता है, पर हम तुम्हें मना नहीं करने देंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ और अपने मन में सोचने लग जाता हूँ, क्या इन लोगों को मेरे स्लॉटर टैलेंट के बारे में पता चल गया है? मैं थोड़े गुस्से में कहता हूँ, आखिर मैं मना क्यों नहीं कर सकता? तभी गोजो कहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। उसके बाद वो तुरंत एक पोर्टल को ओपन करता है और हम दोनों उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। 9 डिवीजन की एक मेंबर बताती है, हमारे गोजो सर के पास टॉप स्पेशल टैलेंट है, वो ईथन को अपने साथ एक प्राइवेट डायमेंशन में लेकर गए हैं जहाँ वो उससे बात कर सके। दूसरी तरफ जब मैं उस डायमेंशन में पहुंचता हूँ तो वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। गोजो मेरे सामने खड़ा होता है और कहता है, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर
सिर्फ हम दोनों हैं। ये मेरा खुद का प्राइवेट डायमेंशन है, हम लोग यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। तभी गोजो मुझसे कुछ कहता है, एथन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन है? मैं उसके मुंह से ये सुनकर शॉक हो जाता हूँ और कहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर है और क्या? ये सुनकर गोजो थोड़ी शांत आवाज में कहता है, बाहर ऐसा मजाक किसी और से मत करना वरना फालतू में कोई तुम्हें पीट के चला जाएगा। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, तुम्हारे ग्रैंडफादर वॉल्टर हेज वो असेंडेड डायरेक्टरेट 9 डिवीजन के मेंबर थे। वो लेजेंडरी 4 हाई मार्शल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उनका कोड नेम था एजर एम्परर। ये सब सुनने के बाद मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता हूँ। एक प्यारा सा बूढ़ा आदमी जो कि मेरी यादों से अचानक से गायब हो गया, वो असल में इतना ज्यादा पावरफुल था। अब मुझे समझ आया कि जब मैंने उसे अपने स्लॉटर टैलेंट के बारे में बताया था तो वो इतना ज्यादा शॉक क्यों हो गया था। पर अगले ही सेकंड वो नॉर्मल भी हो गया था और उसने मुझे एक पेंडेंट दिया था और ये भी सिखाया था कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपने टैलेंट को कैसे छुपा सकता हूँ। मैं गोजो से कहता हूँ, मैंने उनके बारे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। गोजो मुझे आगे एक्सप्लेन करता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनका कोई भी जिक्र नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडफादर एजर एम्परर ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था और उन्होंने एक पावरफुल बंदे से अकेले पंगा ले लिया था जिसकी रैंक काफी ज्यादा हाई थी। उस पर्सन को जिनसे तुम्हारे ग्रैंडफादर भिड़े थे काफी लोग मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाते थे, पर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उनका भूत भर दिया। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और चिल्लाते हुए कहता हूँ, ये मत कहना कि उनके क्राइम्स के लिए तुम मुझे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हो। गोजो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो यार, शांत हो जाओ। सच बताऊं तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का काफी बड़ा फैन हूँ। अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो उनके केस में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई थी। मुझे लगता है किसी ने उन्हें फंसाने का प्लान बनाया हुआ था ताकि वो असली दुश्मन को बचा सके। मेरे पास 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ 9 डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए। पहला, आर्थर 9 डिवीजन का करंट चीफ, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर का काफी बढ़िया दोस्त है। हमारे साथ और तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा, किसी की भी औकात नहीं होगी कि वो तुमसे भिड़ सके। दूसरा रीजन, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स टॉप रिसर्चर्स थे। जिस कार क्रैश में वो मरे थे वो असल में कोई एक्सीडेंट नहीं था। जिस चीज पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे वो चीज किसी को चाहिए थी तो वो मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। 9 डिवीजन को ज्वाइन करने के बाद तुम सेफ रहोगे और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का बदला लेने में। गोजो एक बीकन बनाकर मुझे देता है और मुझसे कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है डिसाइड करने के लिए। ये बीकन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि जब तुम डिसाइड कर लो या फिर तुम किसी मुसीबत में हो तुम बस इस बीकन को क्रश कर देना, मैं तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ये सुनकर मैं गोजो से कहता हूँ, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? गोजो अपने क्लासेस को पकड़ते हुए कहता है, अगर अभी के रैंकिंग सिस्टम को देखा जाए तो मैं 11 पर हूँ और ये जो चश्मे मैंने पहने हुए हैं ये मेरी पावर को कम करते हैं। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ क्योंकि हमारे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 का है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या होगा अगर तुम अपने ग्लासेस हटा दो? गोजो कहता है, बिना ग्लासेस के मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और हाँ, हम जो ब्रीफ केस लेकर आए थे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एजिस लिंक भी है। एजिस लिंक एक ऐसा डिवाइस है जो कि 9 डिवीजन के हर एक मेंबर के पास है। तुम उसकी मदद से अपने टीममेट्स को कांटेक्ट कर सकते हो और टॉप लेवल की क्लासिफाइड फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हो। मैं गोजो से आखिरी सवाल पूछता हूँ और कहता हूँ, अगर मेरे पास 5 टैलेंट्स हैं तो वो मुझे कभी महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सुनकर गोजो कहता है, क्योंकि वो अभी भी अनलॉक है। पर फिक्र मत करो, जब तुम ऑफिशियली 9 डिवीजन को ज्वाइन कर लोगे हम तुमसे इंसेनली ब्रूटल ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि तुम उन्हें एक्टिवेट कर सको। हमारी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा ब्रूटल होगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पर ही अफसोस होने लगेगा। और हाँ, अगर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो चलो यार, काफी भूख लग रही है, खाना खाने चलते हैं। खैर, उसके बाद गोजो मुझे मेरे घर पर वापस ले आता है। वो सारे लोगों से पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता और कहता है, आंटी जल्दी से खाना लेकर आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। गोजो अपनी प्लेट लेकर बैठ जाता है पर तभी उसका ध्यान वॉरेन और वेरोनिका पर जाता है। वो उनसे पूछता है, वो लोग घबराते हुए तुरंत मना कर देते हैं। गोजो उनसे कहता है, अगर तुम लोगों का काम यहाँ पर खत्म हुआ तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। गोजो की बात सुनकर वो लोग तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। गोजो 4 डिवीजन के कैप्टन को पहचान जाता है और वो उससे कहता है, लॉसन एमा के बारे में पहले 1st डिवीजन को बताओ। अगर एमा को 1st डिवीजन पसंद नहीं आता तो वो 4 डिवीजन में ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद वो एमा से कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये सब होता देख एमा की तो आंखें ही घूमने लगती हैं। तभी एमा के फादर यानी मेरे अंकल गोजो के सामने आकर कहते हैं, क्या मेरी दोनों लड़कियां 9 डिवीजन को ज्वाइन कर सकती हैं? गोजो कहता है, तुम्हारी बड़ी बेटी अगर एस रैंक की होती तो हम इसके बारे में सोचते हैं, और तुम्हारी छोटी बेटी के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। 9 डिवीजन के जो गार्ड डॉग्स होते हैं उनके पास भी बी रैंक का फायर टैलेंट होता है। आखिर तुम्हारी छोटी बेटी वहाँ पर क्या करेगी? वहाँ के गार्ड डॉग्स ही इसे अपना खाना बना लेंगे। खैर, अपना खाना खत्म करने के बाद गोजो एक एप्पल खाते हुए, वो भी हमारे ही घर का, यहाँ से जाते हुए मुझसे कहता है, एथन तुम्हारे पास 3 दिन है मुझे जवाब देने के लिए। गोजो के जाने के बाद मेरे अंकल का बिहेवियर मेरे प्रति काफी ज्यादा बदल जाता है। वो अपनी सबसे महंगी ड्रिंक मुझे पीने के लिए देते हैं पर मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता हूँ। तभी मेरी आंटी मुझे बताती कि मेरे लिए एक डिलीवरी पार्सल आया था और उन्होंने उसे मेरे रूम में रख दिया है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो देखा हूँ कि वो पार्सल मेरे डेस्क के ऊपर रखा होता है। मैं जब उसे ओपन करता हूँ तो उसमें एक बहुत ही पुराना फोन होता है। मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ, ये मेरे ग्रैंडपा का फोन होता है। मैं जब उस फोन को ऑन करता हूँ तो उसमें एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें मेरे ग्रैंडपा मुझसे कहते हैं, एथन मेरी बात को अपने दिमाग में बैठा लो, पहला 9 डिवीजन को ज्वाइन करो और दूसरा आज रात 2-3 बजे खुद को आईने में जाकर देखो और मिरर के सामने खड़े होकर अपने स्लॉटेड टैलेंट को एक्टिवेट करो फुल पावर पर, वो भी आधे घंटे के लिए। ग्रैंडपा की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। खैर, उसके बाद मैं उस ब्रीफ केस को चेक करता हूँ जो कि मुझे 9 डिवीजन देकर गई है। उस ब्रीफ केस में से मैं एजिस लिंक को निकालता हूँ पर जब मैं एजिस लिंक को ऑन करता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो सफेद बालों वाला काम की चीजें तो बताकर ही नहीं गया। तभी दूसरी तरफ लोई मुझे मैसेज करती है। वो काफी
काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कल मरीन पार्क में जाने के लिए। मैं उससे कहता हूँ मैं टिकट्स लेकर रखूंगा, तुम बस तैयार रहना। वो काफी खुश हो जाती है सुनकर। तभी सीन शिफ्ट होता है मार्कस पर, जो कि पगला चुका होता है और वो एलिसन से कहता है, एलिसन क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ब्रैंडन ही वो लड़का था जिसने तुम्हें उस लेवल 4 के मॉन्स्टर से बचाया था? एलिसन कहती है, मुझे सही से उसका चेहरा याद नहीं है और उस दिन बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी, तो मैं सही से आपको बता नहीं सकती। मार्कस अपना टेबल पर सर मारते हुए कहता है, वो लेवल 4 को हराने वाला लड़का ये नहीं हो सकता। इस गधे ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ बी रैंक पर पहुंचने के लिए। मुझे लगा था कि मैंने एक जीनियस को ढूंढ लिया है। जब ये बात बाकी के डिविजन्स के कैप्टन को पता चलेगी, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैंने ये भी सुना कि उस बेवकूफ ने लेक व्यू का सबसे बिगेस्ट क्लब बुक करा है एक काफी बड़ी पार्टी के लिए। मैं उस पार्टी में अपना 10 इंच का जूता पहन कर जाऊंगा उसके मुंह पर मारने के लिए। तभी एलिसन कहती है, उस बेवकूफ के बारे में भूल जाइए कैप्टन, अभी अभी 7 डिवीजन के लिए एक ऑर्डर आया है। हमें कल एक लड़की को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना है। इन्हें जिस लड़की को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर आया हुआ होता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी सफेद बालों वाली क्लोई होती है। एलिसन हमें बताती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मैन की इकलौती बेटी है। वो आगे बताती है नाइटफॉल लीजन टेरिफाइंग लेवल 8 के फाइटर्स भेज रहे हैं उसे किडनैप करने के लिए। लेवल 8 सुनकर मार्कस भी काफी हैरान हो जाता है। एलिसन बताती है कि इस मिशन के लिए पर्सनली हमारे टीम लीडर आएंगे और कल हम सब मिलकर उसे गार्ड करेंगे। दूसरी तरफ आधी रात में मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ जैसा मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था और ब्लडी मैरी को बुलाने लगता हूँ। मजाक कर रहा था। मैं अपने स्लॉटेड टैलेंट को एक्टिवेट करता हूँ और वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। मुझे मिरर को देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है पर कुछ भी नहीं होता। मैं जब यहाँ से जाने लगता हूँ तभी कुछ होता है। मैं जैसे ही पलट कर देखता हूँ मुझे मिरर के अंदर मेरी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है पर थोड़ी अलग। मैं काफी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। वो मिरर का ग्लास मेरे सामने टूट जाता है और उस मिरर के अंदर मुझे काफी खतरनाक थ्रोन दिखाई देता है। मेरा रिफ्लेक्शन उस थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। उसकी प्रेजेंस को देखकर मेरे पसीने छूट जाते हैं। मैं घबराते हुए उससे पूछता हूँ, आखिर तुम हो कौन? वो मिरर वाली रिफ्लेक्शन कहती है, बहुत पुराने समय से लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते आ रहे हैं, जैसे जज जीरो या लीडर ऑफ 7 सॉवरेंस, या फिर तुम मुझे गॉड स्लेयर भी कह सकते हो। और हाँ, मेरा एक और नाम भी है, मेरा नाम है ईथन हेज। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मिरर में जो पर्सन है वो मैं ही हूँ। मिरर वाला ईथन कहता है, मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ, इसीलिए फालतू क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी अभी की कमजोर ताकत के हिसाब से तुम्हारी ब्लड एनर्जी मुझे सिर्फ 3 मिनट के लिए ही मेंटेन रख सकती है। और अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। एक गॉड स्लेयर जिसके पास लॉट टैलेंट है, तुम अपने टैलेंट को छुपा कर रखते हो और उसे कमजोर समझते हो। तुम दूसरों की ताकत छीन सकते हो उन्हें मारकर। तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मारोगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तुम्हारे पास अभी जितने भी टैलेंट्स हैं लाइट टैलेंट को छोड़कर, वो सब तुम्हें किसी को मार कर मिले। ये स्लॉटेड टैलेंट असल में एक चीट कोड है जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉर और डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। उसकी बातें सुनकर मैं सुन रह जाता हूँ। वो मिरर वाला ईथन कहता है, तुम्हारे पास एक और एबिलिटी है, जब तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे समन कर सकते हो। मैं तुम्हारी बॉडी को 3 मिनट के लिए टेक ओवर कर सकता हूँ, पर तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं तुम्हारी पावर को पीक लेवल 5 पर ही पहुंचा सकता हूँ। मुझे समन करने के लिए तुम्हें स्लॉटर रूइन को एक्टिवेट करना होगा और अपने माइंड में गाया बोलना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी में आ जाऊंगा। जैसे ही मिरर वाला ईथन ये सब बोलता है वो अचानक से गायब हो जाता है और मेरा मिरर वापस पहले जैसा हो जाता है। मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। मेरे पास अभी भी उसके लिए काफी सारे सवाल बचे हुए थे, पर रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कल रात उसे दोबारा समन करके उससे दोबारा से सवाल पूछूंगा। मैं मुंह धुलकर वॉशरूम से चला जाता हूँ और जाकर सो जाता हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं ईथन के अंकल लाइन में लगकर ईथन के लिए ईथन का फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, पर वो मेडिसिन के लिए मिल्क टी लाना भूल जाते हैं। ये सुनकर मेडिसिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने डैड पर चिल्लाने लगती है। उसके डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पर मेडिसिन चिल्लाना बंद नहीं करती और अपने डैड के बारे में भी बुरा बोलने लगती है। उसके डैड से और बर्दाश्त नहीं होता और वो एक थप्पड़ जड़ देते हैं। तभी मैं वहाँ पर आता हूँ और अपने अंकल का हाथ पकड़ कर कहता हूँ, अंकल क्या आपका हाथ ठीक है? आपने काफी जोर से मारा उसे, आपके हाथ पर कहीं लगी तो नहीं? उसके बाद मैं मेडिसिन से कहता हूँ, मेडिसिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो ऐसा बिहेव करना बंद कर दो। मैं मेडिसिन को थोड़ी बातें सुनाता हूँ। वो अपने डैड की तरफ देखती है पर उसके डैड कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये सब देखकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैं एमा के पास आकर बैठ जाता हूँ। एमा मुझसे पूछती है, आज छुट्टी है तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसे बताता हूँ कि मेरी एक दोस्त के साथ मेरा कहीं जाने का प्लान है। मैं इस टाइम पर क्लोई के मैसेज ही देख रहा होता हूँ। वो मुझे बताती कि वो अपने घर से निकल चुकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मार्कस के ऊपर। वो सबको बताता है कि हमारी टारगेट अपने घर से निकल चुकी है और सबको ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो लोग छुप कर रहे और उसे सेफ रखे। एलिसन मार्कस को बताती कि ब्रैंडन की पार्टी भी उसी पार्क में है। दूसरी तरफ मैं क्लोई के पास पहुंच जाता हूँ। मैं उससे जाकर पूछता हूँ कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई, पर वो कहती है वो भी अभी यहाँ पर आई है। उसके बाद हम लोग ब्लू मरीन पार्क के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर अंदर जाने के बाद हम लोग एक डॉल्फिन को देखते हैं जो कि परफॉर्म कर रही होती है। क्लोई मुझे काफी एक्साइटमेंट के साथ बताती है इस ब्लू मरीन पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पर काफी सारे सी एनिमल्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। ये पार्क कोई नॉर्मल एक्वेरियम जैसा बिल्कुल नहीं है। क्लोई की ये बात सुनकर मैं अपने आसपास देखने लग जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक ऑक्टोपस पियानो बजा रहा है और एक कछुआ डांस दिखा रहा है और यहाँ पर मरमेड्स भी होती हैं। और उसके बाद जब हम लोग इस पार्क के और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक फाइटिंग एरेना भी होता है जहाँ पर सी एनिमल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और लोग उस फाइट को बड़े मजे से देख रहे होते हैं।
तभी हमें वहाँ पर अचानक से ब्रैंडन भी मिल जाता है। वो हमें देखकर कहता है, क्या कोइंसिडेंस है ना, तुम लोग भी यहाँ पर हो। पर क्लोई उसे यहाँ पर देखकर समझ जाती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो ब्रैंडन से कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ये सुनकर ब्रैंडन कहता है, नहीं नहीं, मेरे डैड ने ये पूरा प्लेस बुक कर रखा है। वैसे ईथन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ, मैंने मरीन पार्क की वीडियो देखी थी और वो वीडियो देखकर मैं काफी क्यूरियस हो गया, तो इसीलिए मैं खुद यहाँ पर वो शो देखने के लिए आ गया। ये सुनकर ब्रैंडन शॉक हो जाता है, तुम बस एक वीडियो देखकर यहाँ पर आए हो। क्लोई दूसरी तरफ हंसने लगती है। खैर, हमारा एक क्लासमेट मुझ पर उंगली उठाते हुए मुझसे गुस्से में कहता है, ईथन, कहीं तुम हम लोगों का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो। मैं अपनी उंगली आगे करता हूँ और एक टर्टल की तरफ पॉइंट करता हूँ। वो टर्टल अपने ही शेल से निकलकर दूसरे शेल में जा रहा होता है और ये मुझे काफी फनी लगता है, इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ, मैं तो बस ये शो देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सारे शॉक हो जाते हैं। ब्रैंडन कहता है, आज तो रिजल्ट आने वाला है ना, तो तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए था। बेसिकली ब्रैंडन ईथन का मजाक उड़ा रहा होता है। उसका क्लासमेट भी ईथन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ब्रैंडन को तो डायरेक्टली 7 डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया है, उसका फ्यूचर तुम्हारे जैसे भिखारी से काफी अच्छा है। मैं ये सुनकर कहता हूँ, तुम मुझे उससे क्या, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मजे करने के लिए आया हूँ। ब्रैंडन अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता है, 2 घंटे में सबका ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा। तुमने तो कल सीरम का भी इस्तेमाल नहीं करा था। चलो देखते हैं कि रिजल्ट आने के बाद तुम हंस भी पाओगे या नहीं। ये कहने के बाद वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है उन एनिमल्स की फाइट पर। उस फाइट में कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। अचानक से यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। सब लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो टर्टल अपना शेल उतार कर काफी तेजी से फेंकता है और उसकी फोर्स से काफी सारे ग्लासेस और जमीन तक टूट जाती है। बहुत सारे लोग इस पार्क में फंस चुके होते हैं। असल में सी एनिमल्स के भेस में नाइटफॉल लीजन के लोग छुपे हुए होते हैं। मार्कस भी यहाँ पर होता है और वो इन्हें पहचान जाता है। मार्कस को एक बात समझ नहीं आ रही होती है, नाइटफॉल लीजन वाले इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसलेस लड़की को पकड़ने के चक्कर में। मार्कस और एलिसन साथ में होते हैं। उनके सामने उनका टीम लीडर खड़ा होता है। वो कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ और जाकर लड़की को प्रोटेक्ट करो। मुझे लगा था कि इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ गोजो होगा, पर यहाँ पर तो नानामी भी है। नानामी कहता है, जाकर क्लोई को प्रोटेक्ट करो। और इनके बीच में जो लेवल 8 का फाइटर छुपा हुआ है, मैं उसे ढूंढता हूँ। सब लोग अपने लीडर की बात मानकर तुरंत क्लोई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं यहाँ की सिचुएशन देख रहा होता हूँ। उस बीकन को हाथ में पकड़कर मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, अगर सिचुएशन और खराब हो जाती है तो मुझे गोजो को समन करना पड़ेगा। ब्रैंडन अपने गार्ड्स के साथ होता है। वो क्लोई से कहता है, क्लोई तुम डरो मत, तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। ये सारे गार्ड्स काफी ताकतवर हैं। इन गार्ड्स का कैप्टन लेवल 3 का फाइटर है। पर जो क्लोई होती है वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पीछे आ जाती है। ये देखकर ब्रैंडन कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम ईथन के पीछे क्यों छुप गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि ईथन तुम्हें बचा लेगा। पर क्लोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। ये देखकर ब्रैंडन को गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड से कहता है, तुम लोग क्लोई को भी प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना और ईथन पर ध्यान मत देना। तभी एक सी और अपने स्पीयर से हम पर अटैक करता है। वो स्पीयर काफी तेजी से क्लोई के पास आता है, पर मैं उसे वक्त पर पीछे कर लेता हूँ। उतनी ही देर में मार्कस और उसकी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। वो लोग क्लोई को कॉर्नर कर लेते हैं और उससे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। ये सब देखकर मैं काफी हैरान होता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, 7 डिवीजन खुद ब खुद क्लोई को प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर क्लोई असली में है कौन। मैंने ये तो सुना था कि क्लोई की मदर टॉप लोगों में आती है, पर उन्होंने 7 डिवीजन को हायर किया उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो काफी ज्यादा अननॉर्मल चीज है। ऐसा लगता है कि रूमर सही था, क्लोई के फादर सच में कोई बिग शॉट है। ब्रैंडन यहाँ पर 7 डिवीजन को देखकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि 7 डिवीजन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, पर एलिसन उसे साफ बता देती कि वो लोग उसके लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। बेचारे ब्रैंडन का दिल टूट जाता है। ब्रैंडन मार्कस से कहता है, क्या मैं भी आपके इस मिशन पर आपका साथ दे सकता हूँ। मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं, मेरा सिक्योरिटी कैप्टन लेवल 3 का है। मार्कस गुस्से में कहता है, एलिसन इस बंदे को यहाँ से भगा दो। अच्छा छोड़ो, इन लोगों पर ध्यान मत दो, मिस क्लोई को यहाँ से सेफली लेकर जाओ। ब्रैंडन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्लोई को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। खैर, एलिसन क्लोई को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर काफी सारे सी मॉन्स्टर्स इनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता फाइट करने के अलावा। एलिसन अपनी एजिस लिंक को एक्टिवेट करती है और उससे एक बैरियर बना देती है। ब्रैंडन अपने सारे क्लासमेट्स को एजिस लिंक के बारे में बताता है। उसके क्लासमेट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा जेलस भी होते हैं कि लाइक ब्रैंडन को भी 1 साल बाद एजिस लिंक मिल जाएगा। मैं भी एजिस लिंक की इस पावर को देखकर थोड़ा शौक होता हूँ। तभी एक टर्टल अपने शेल को उस बैरियर पर फेंक के मारता है और वो इतना तेज लगता है कि बैरियर में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद एक सी मॉन्स्टर उस बैरियर को फ्रीज करने लगता है, जिससे आखिरकार वो बैरियर टूट जाता है। मैं इस माहौल में भी काफी ज्यादा शांत होता हूँ। एक टर्टल दोबारा से एक शेल हमारी तरफ फेंकता है काफी जोर से, पर इससे पहले कि वो शेल हमारे पास आकर हमें लगे, बीच में ही नानामी उसे अपने पैर से रोक लेता है और उस टर्टल को एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। वो टर्टल वहीं पर खत्म हो जाता है। नानामी हमारे सामने खड़ा होता है। वो सबको ऑर्डर्स देना शुरू करता है। ब्रैंडन टीम लीडर को देखकर काफी ज्यादा पगला जाता है। ब्रैंडन का दोस्त पूछता है कि टीम लीडर क्या होता है। ब्रैंडन पागलों जैसी हरकतें करते हुए उसे बताता है, टीम लीडर बनने के लिए तुम्हें कम से कम लेवल 8 का होना चाहिए। ये सुनकर ब्रैंडन का दोस्त पगला जाता है, पर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ। उन लोगों ने लेवल 8 के टीम लीडर को भेजा है क्लोई को प्रोटेक्ट करने के लिए। आखिर क्लोई के फादर है कौन। तभी जो नानामी होता है जिसके बाल अब बदल चुके हैं, वो उस बंदे को ढूंढ लेता है जो कि इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो उससे कहता है, तुम्हारा कब तक छुपने का प्लान है, सामने आकर लड़ो। अभी के लिए हम इस एनिमी को डाइवर कहेंगे। नानामी ने काफी आसानी से डाइवर को ढूंढ लिया, इसीलिए डाइवर उसकी एबिलिटीज की थोड़ी तारीफ करता है। नानामी डाइवर से लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। डाइवर अपने आसपास की
की सारी फिशेस को फ्रीज करके उनसे नानामी पर वार करता है जब तक नानामी डाइवर से फाइट कर रहा है। एलिसन कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सबको लेकर एग्जिट की तरफ जाने लगती है, पर तभी उनका रास्ता डॉल्फिन रोक लेती है। डॉल्फिन डायरेक्ट आकर एलिसन पर अटैक करती है, पर एलिसन उसे अपनी स्वाट से रोक लेती है। डॉल्फिन की खतरनाक पावर देखकर ब्रैंडन की तो फट जाती है। खैर एलिसन का अटैक डॉल्फिन को लग जाता है, इससे डॉल्फिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने दो सील साथियों को बुलाता है। वो उनसे कहता है कि एलिसन से वो निपटेगा। वो लोग उनके टारगेट पर ध्यान दें। वो सील्स भी फाइट में कूद जाते हैं। एलिसन बाकी के मेंबर से कहती है क्लोई को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी के सारे मेंबर्स क्लोई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। 7 डिवीजन के कुछ लोग सील को मिलकर रोक तो लेते हैं। पीछे से ब्रैंडन काफी कॉन्फिडेंट से कहता है क्लोई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर तभी वो दोनों सील पीछे हट जाते हैं और पता नहीं कहां से तबला निकालते हैं और बजाने लगते हैं। तबले की आवाज से जो फोर्स क्रिएट होती है उससे 7 डिवीजन के सारे गार्ड्स गिर जाते हैं। आखिर में ब्रैंडन का गार्ड भी आगे आकर क्लोई को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देखकर ब्रैंडन की फट जाती है और वो अपने गार्ड से कहता है उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी वो सील्स क्लोई की तरफ काफी तेजी से आ रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग क्लोई के पास आए मैं उनमें से एक खतरनाक पंच मारता हूँ और दूसरे सील के ऊपर चढ़कर उसे भी एक पंच मारता हूँ और बस वो दोनों खत्म। वहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ था मैं उससे अपने हाथ धुलता हूँ। मेरी पावर देखकर वो डॉल्फिन घबरा जाती है और कहती है यहाँ पर 7 डिवीजन वालों ने एक और हिडन फाइटर छुपा कर रखा हुआ है। मैं सबके आगे खड़े होकर कहता हूँ जब मैं बच्चा था तब मुझे बॉक्सिंग काफी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है। और वैसे भी ये दोनों तो बस एक आम से सील्स थे, तो इन्हें हैंडल करना तो बिल्कुल नॉर्मल है। ब्रैंडन ये सुनकर पगला जाता और कहता है मेरे कद्दू का नॉर्मल, ये सील कम से कम पीक लेवल 2 पर थे। वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। क्लोई एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे शुक्रिया बोलती है। उधर एलिसन डॉल्फिन से लड़ रही होती है, पर डॉल्फिन को समझ आ जाता है कि वो एलिसन से जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो भी यहाँ से भाग जाती है। पर तभी पानी के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो क्लोई के पैरों को पकड़ लेता है और वो क्लोई को पानी के अंदर खींचने लगता है। पर वक्त पर नानामी यहाँ पर आकर उस डाइवर पर एक अटैक करता है। उस डाइवर की हालत उस अटैक से खराब हो जाती है। उसके बाद नानामी इजीली उसे पकड़ लेता है। नानामी ब्रैंडन को देखने के बाद मार्कस से कहता है मार्कस क्या तुमने इस फुद्दू को रिक्रूट करा है 7 डिवीजन के लिए? मार्कस कहता है मुझसे थोड़ी गलती हो गई बॉस, पर एटलीस्ट ये लड़का इतना भी खराब नहीं है। ये सुनने के बाद तो बेचारे ब्रैंडन का दिल ही टूट जाता है। नानामी मेरा नाम पूछता है, मैं उसे बताता हूँ मेरा नाम ईथन हेज है। वो मेरे टैलेंट की और मेरी तारीफ करता है। वो कहता है तुम्हारा टैलेंट कम से कम ए रैंक का होगा या एस रैंक का भी हो सकता है। ये सुनने के बाद मेरे क्लासमेट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बेचारा ब्रैंडन तो रोने ही लग जाता है। नानामी आगे मुझसे पूछता है तुमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है? मैं उससे कहता हूँ मैंने अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करी है। जो सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई है? मैं उससे कहता हूँ मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच तो करा है पर मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। नानामी थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद वो कहता है तुम 7 डिवीजन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? अगर तुम 7 डिवीजन को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट स्क्वाड कैप्टन बना दूंगा। मार्कस कहता है पर बॉस हमारे पास और लोगों के लिए अब जगह नहीं है। नानामी कहता है तो क्या हुआ, मैं जगह बना लूंगा डायरेक्टर से बात करके। पर मैं नानामी की ऑफर को साफ मना कर देता हूँ, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर उसके बाद वो समझ जाता है कि शायद से मेरे कोई दूसरे प्लान्स भी होंगे, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोलता। पर तभी अचानक से यहाँ पर अंधेरा छाने लगता है। नानामी को तुरंत एक एनिमी सेंस होता है। वो तुरंत अपने स्टैंड में आ जाता है फाइट करने के लिए रेडी, और इस बार नानामी अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा टर्टल बाहर आता है। उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और ये कोई आम बूढ़ा आदमी नहीं होता बल्कि ये लेवल 10 का फाइटर होता है। नानामी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी भी नानामी की पावर्स को सेंस कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि नानामी पीक लेवल 8 का फाइटर है। वो बूढ़ा आदमी एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है जिससे बाहर की दुनिया से सारे कॉन्टैक्ट उठ जाते हैं। ये देखकर नानामी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। खैर वो बूढ़ा आदमी सिर्फ नानामी की पावर्स को ही सेंस नहीं करता बल्कि वो मेरी पावर्स का भी अंदाजा लगा लेता है। वो मुझे एक ऑफर देता है, बच्चे मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो और अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ तुम्हें भी ब्रूटली मार देंगे। ब्रैंडन उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर पगला जाता है और अपने मन में कहता है पहले तो सिर्फ 7 डिवीजन तुम्हें ज्वाइन करवाना चाहती थी, पर अब विलन्स भी तुम्हें अपनी टीम में रखना चाहते हैं। मेरे हाथों में वही बीकन होता है। मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूँ क्या मैं ऑप्शन सी को चुन सकता हूँ? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और कहता है बहुत कम ही लोग मेरे साथ मजाक कर पाते हैं। मेरे सारे क्लासमेट्स मुझसे कहने लगते हैं ईथन उसकी टीम ज्वाइन कर लो, शायद से वो हमें छोड़ दें। पर मैं कहता हूँ अगर मैं इसे ज्वाइन भी कर लेता हूँ तब भी ये तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम ताकतवर के साथ काफी इंटेलिजेंट भी हो, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मैं उससे कहता हूँ मैं ब्रैंडन विटमोर हूँ। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्से में कहता है अगर तू ब्रैंडन है तो साले मैं कौन हूँ? सर इसका नाम ईथन है। ये ईथन सारे पावरफुल लोगों को अपना नाम ब्रैंडन बताता है ताकि कुछ भी हो तो बेचारा ब्रैंडन फंसे। वो बूढ़ा आदमी ये सुनकर और हंसने लगता और कहता है ईथन तुम मुझे और ज्यादा पसंद आते जा रहे हो। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को सच में छोड़ दूंगा, पर अगर तुम मुझे मना करते हो तो मैं अभी इन्हें मार दूंगा। मेरे पीछे से ब्रैंडन मुझसे कहता है ईथन आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब तुम ही हम सबको बचा सकते हो। ब्रैंडन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूँ क्या तुम सच में लेवल 10 के हो? वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो मिड लेवल 10 का है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम सच में फाइट कर सकते हो? जिस पर वो बूढ़ा आदमी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है यहाँ पर कोई भी मुझसे फाइट करने के लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि 7 डिवीजन का टीम लीडर भी नहीं। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ तो तुम्हारे हिसाब से तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैं उस बीकन को डिस्ट्रॉय करता हूँ जो कि काफी देर से मेरे हाथ में था और मैं कहता हूँ यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट विद सोल एक्सेप्शन ऑफ सातोरू गोजो ऑफ कोर्स।
यूनिवर्स। जैसे ही वो बीकन टूटता है, एक पोर्टल अपीयर होता है जिसमें से गोजो आ रहा होता है। उसे देखते ही उस बूढ़े आदमी की फट जाती है। गोजो कहता है, तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है ओल्ड मैन। गोजो उस बूढ़े आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स उसे पहचान लेते हैं। ब्रैंडन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है, आखिर ईथन 9 डिवीजन से गोजो को कैसे समन कर सकता है। गोजो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम पहले वो बच्चे हो जो कि मुझे अपने बॉडी गार्ड की तरह यूज कर रहे हो। नानामी भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। गोजो नानामी के पास जाते हुए कहता है, तुमने अपने एनिमी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। नानामी गोजो की बात मान लेता है। गोजो बूढ़े आदमी से कहता है, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम यहाँ से रोते हुए भाग जाओ या तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटने वाला हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। ये सुनकर गोजो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुमने दूसरा ऑप्शन चुना है। वो बूढ़ा आदमी अपनी फुल पावर का यूज करता है और यहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा ठंड होने लगती है। यहाँ पर सारे लोग जमने लगते हैं, पर गोजो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इंस्टेंटली उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक पोर्टल के थ्रू होकर उसे एक दीवार से जाकर लड़ा देता है। गोजो की सिर्फ हल्की सी पावर देकर वो बूढ़े आदमी की फट जाती है और वो कहता है, तुम लेवल 11 की पीक पर हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मॉन्स्टर भी तुम्हें मॉन्स्टर कहते हैं। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरने लगता है। गोजो उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, पर तुमने एक चीज गलत बोली। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि किंग ऑफ कर्सेस भी मुझे अपने लेवल का मानता है। उसके बाद गोजो उसे एक और पंच मारकर खत्म कर देता है। वो जिस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा था बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म करने के लिए, उसके मरते उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है और एग्जिट दोबारा से खुल जाता है। गोजो वो आर्टिफैक्ट देखकर कहता है, ये आर्टिफैक्ट तो काफी कमाल का है, पर तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी इसका इस्तेमाल कर रहा था। मैं किसी पावरफुल राजकुमारी को ये आर्टिफैक्ट गिफ्ट में दे दूंगा और उससे एक फेवर मुझे मिल जाएगा। वो बूढ़ा आदमी एक गड्ढे में डरा सहमा बैठा होता है। गोजो मेरी तरफ आते हुए कह रहा होता है, तो तुमने आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि तुम 9 डिवीजन को ज्वाइन कर रहे हो। गोजो मेरे पास आकर मुझसे कहता है, तो वो चीज कहाँ पर है। मैं उससे कहता हूँ, कौन सी चीज। वो कहता है, एजिस लिंक जो मैंने तुम्हें कल दी थी। मैं उसे बताता हूँ कि वो मेरे घर पर है, मैं उसे यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। गोजो ये सुनने के बाद मुझसे पूछता है, तो वो तुम्हारे घर पर कहाँ पर रखी हुई है। मैं उससे कहता हूँ, मेरी डेस्क पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। गोजो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है। वो उसके अंदर से एक एप्पल निकालता है और उसे खाने लगता है और उसके बाद एजिस लिंक को भी निकाल लेता है। वो उसे ईथन को दे देता है और ईथन से कहता है, जब तुम अपने घर जाना तो अपनी आंटी को समझा देना कि ये एप्पल मैंने तुम्हारे किचन से लिया था। मैंने शायद से उन्हें डरा दिया होगा। खैर उसके बाद मैं मेरी एजिस लिंक को एक्टिवेट करता हूँ। वो कुछ ही देर में मुझसे कनेक्ट हो जाती है। गोजो आगे मुझे बताता है, अब जबकि तुम ज्वाइन कर चुके हो तो कोई टीम मेंबर तुम्हें कांटेक्ट करेगा और हाँ वो तुम्हारी ट्रेनिंग भी अरेंज करवा देगा। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा और टाइम टू टाइम तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करता रहूंगा। मैं गोजो से उसका नंबर मांगता हूँ। वो मुझसे कहता है, वेरोनिका तुम्हें हमारे ग्रुप में ऐड कर देगी, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद गोजो नानामी से कहता है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम मैंने करा है तो उस आर्टिफैक्ट को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और हाँ मैं यहाँ का सारा क्रेडिट भी खुद लूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत। नानामी चुपचाप उसकी बात मान लेता है। इसके तुरंत बाद गोजो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जितनी टूटी फूटी चीजें थी वो भी अपने साथ ले जाता है। इन सब के बाद मुझे देखने का मेरे क्लासमेट्स का नजरिया बदल जाता है। नानामी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम बात कर रहे थे तो वो 9 डिवीजन थी। तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसने उनका ऑफर एक्सेप्ट करने में काफी हेसिटेट किया है। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, चलो मैं किसी चीज में तो पहला बना। मेरे हाथ में एजिस लिंक देखने के बाद ब्रैंडन का दोस्त उससे कहता है, ब्रैंडन तुमने तो मुझसे कहा था कि एजिस लिंक तुम्हें 1 साल बाद मिलेगी, तो आखिर ब्रैंडन को इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तब नानामी समझाता है, क्योंकि 9 डिवीजन ने उसे खुद ब खुद चूज करा है। उसके बाद नानामी ब्रैंडन की तरफ देखकर मार्कस से कहता है, कैप्टन मार्कस तुमने इस बार जो रिक्रूट चुना है वो काफी ज्यादा डरपोक है। डेंजरस सिचुएशन को देखकर वो पीछे हट गया था। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नानामी से ये सुनने के बाद मार्कस कहता है, मैं समझ गया बॉस, तुम 7 डिवीजन के रूल्स तब तक याद करोगे जब तक तुम उन्हें उल्टा पढ़ना सीख नहीं जाते। ये सुनकर ब्रैंडन की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। नानामी अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, अब से हम लोग कॉलीग्स हुए। मैं उनसे हैंडशेक करते हुए कहता हूँ, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। नानामी कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया, चलो यहाँ से जाने की तैयारी करो। तभी एलिसन मेरे पास आती है और मुझसे हाथ मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम एलिसन है। मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ कि अब तक तो इसे समझ आ गया होगा कि मैं वही लड़का हूँ जिसने उस रात इसकी जान बचाई थी। मैं एलिसन को हेलो बोलता हूँ। उसके बाद वो बोलती है, चलो अपने नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। मैं उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। क्लोई मुस्कुराते हुए मेरे क्लोज आकर मुझे शुक्रिया बोलती है। मैं उससे कहता हूँ, तुम मेरे कितना क्लोज आ रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर वो मुझे डांटने लग जाती है। तभी उसी टाइम मेरा क्लासमेट कहता है, हम सब के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सब लोग तुरंत अपने फोन निकाल कर रिजल्ट्स को देखने लगते हैं। उनके होश तो तब उड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कुछ लोग तो एक टैलेंट भी अवेक नहीं कर पाए होते हैं, पर दूसरी साइड पर ईथन 5 टैलेंट्स को अवेक कर चुका होता है, वो भी बिना किसी सीरम के। सब लोग ईथन की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर तभी एक स्टूडेंट कहता है, जरा क्लोई के टैलेंट चेक करो, उसके पास SSS रैंक का लाइट टैलेंट है और साथ ही में SSS रैंक का हीलिंग टैलेंट भी। ये सुनने के बाद क्लोई मुझे नखरे दिखाते हुए कहती है, तुमने सुना वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं हुई इतनी खास क्या करूं। मैं उससे कहता हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी छोटी सी बिल्ली पर लुक डाउन नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर क्लोई गुस्से में मुझे एक पंच मारती है। ब्रैंडन का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे पास B रैंक का अर्थ टैलेंट है। ब्रैंडन ये सुनकर खून के आंसू रोने लगता है। खैर आगे मैं क्लोई से कहता हूँ, मुझे अब घर जाना होगा। वो कहती है, चलो साथ में चलते हैं और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। मेट्रो में बैठे मैं क्लोई से पूछता हूँ, तुम्हारे टैलेंट्स इतने ज्यादा हाई हैं पर फिर भी 9 डिवीजन ने तुम्हें अप्रोच नहीं करा। क्लोई मुझे बताती है, मेरे फादर मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं
9 डिवीजन में नहीं आ सकती। मैं उससे उसके फादर के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहती है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे फादर की पोजीशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, अभी तो नहीं। मैं उसकी बात मान लेता हूँ और वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंकल और आंटी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो लोग झाड़ू और डंडा लेकर खड़े होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी मेरी आंटी मुझे बताती है ईथन अचानक से दोपहर में कहीं से एक हाथ बाहर आया था और वो एक एप्पल उठाकर गायब हो गया। इनकी बातें सुनकर मुझे याद आ जाता है कि ये सब किसने किया था। उसके बाद मैं मेरी आंटी को सब कुछ समझा देता हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद मेरी आंटी कहती है 9 डिवीजन के लोग तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वो लोग कितनी दूर से भी एप्पल्स चुरा सकते हैं। खैर रात हो चुकी होती है और मैं अपने बेड पर लेटा हुआ होता हूँ। जब अपनी एजेस लिंक एक्टिवेट करके ग्रुप चैट देख रहा होता हूँ तो सारे लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। मेरा नाम सुनकर उन्हें पहले लगा कि मैं कोई लड़की हूँ। कुछ लोग तो मेरी कमर से लेकर बाकी सबका साइज पूछने लगते हैं। मॉन्स्टर्स के ग्रुप में भी ठरकी लोग भरे पड़े हैं। खैर आगे मैं उन्हें बताता हूँ हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईथन हेज और मैं पहले ही बता दूं कि मैं बायोलॉजिकली एक लड़का हूँ, पर हाँ मुझे कुछ जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज हैं। मेंटली मैं खुद को एक बहुत ही प्यारी लड़की समझता हूँ और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे खूबसूरत लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। मेरी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं एक और पागल आ गया ग्रुप में और आपस में कहने लगते हैं क्या 9 डिवीजन वाले सिर्फ पागलों को ही इकट्ठा करते हैं। तभी एक मोटा लड़का सबको बताता है सारे 12 शहरों को मिलाकर इस साल सिर्फ 18 ट्रिपल एस रैंक ही अपीयर हुए हैं। मैंने सुना है छोटे शहर लेक व्यू में भी एक ट्रिपल एस रैंक की लड़की अवेक हुई है। उस लड़की के पास लाई टैलेंट है। ये सुनने के बाद ग्रुप चैट में एक लड़का कहता है मैंने भी उसके बारे में सुना है और मैंने ये भी सुना है कि वो लड़की काफी ज्यादा हॉट है। अरे अपना ईथन भी तो लेक व्यू से है। ईथन तुम्हारे होम टाउन में इतनी हॉट और इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की है, तुम तो ब्लेस हो यार। इन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की ईथन की दोस्त है। तभी ग्रुप चैट का एक बंदा बताता है अगर टेक्निकली बात करें तो लेक व्यू से ट्रिपल एस रैंक के 2 लोग अवेक हुए हैं, पर उसमें से एक स्टूडेंट ने अवेकनिंग सीरम का इस्तेमाल नहीं करा था, इसलिए वो स्टूडेंट सिर्फ डबल एस रैंक का है और वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ईथन हेज है। ये सुनकर सारे लोग पगला जाते हैं। डबल एस रैंक विदाउट सीरम मतलब ईथन की ट्रू पोटेंशियल टॉप टियर ट्रिपल एस रैंक की है। एक लड़की रोते हुए कहती है मुझे तो 3 सीरम लगे थे डबल एस रैंक पर आने के लिए और ये बिना सीरम के ही डबल एस रैंक का है। मैं उन लोगों को बताता हूँ कि मैंने सीरम किस लिए यूज नहीं करा था। मैंने सीरम इसलिए यूज नहीं करा था क्योंकि मैं 9 डिवीजन में आना ही नहीं चाहता था और किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता था, पर मेरा प्लान काम नहीं करा। गोजो मुझे खींचकर 9 डिवीजन में ले आया। ये सुनकर ग्रुप चैट के सारे लोग पगला जाते हैं और कहते हैं अब इस बंदे की एक और बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। मैं $5 लाख दूंगा इसे जो भी लेक व्यू में जाकर पीट के आएगा। तभी मैनेजर का मैसेज आता है कि सब लोग शांत हो जाओ, तुम लोगों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स तुम्हें वापस बुला लेगा। उसके बाद मैनेजर मुझे पर्सनली डीएम करके बता दिया हमारे सारे रूल्स को तुम अच्छे से पढ़ लेना। हमने $1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया तुम्हारे साइनिंग बोनस के तौर पर। खैर उसके बाद मैं एजिस लिंक को चेक करने लग जाता हूँ। ये एक टियर 4 का आर्टिफैक्ट है। मैं इससे दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ और ये एक हाई एनर्जी लेजर स्वाड भी बन जाती है। मैं इससे टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ और बैरियर्स भी बना सकता हूँ। पर हाँ ये डिवाइस काफी ज्यादा ब्लड एनर्जी को यूज करता है, पर क्योंकि मेरे पास स्लॉटर टैलेंट और साथ ही में स्ट्रेंथ टैलेंट है और साथ ही मुझ में ब्लड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो ये डिवाइस मेरे लिए ही बना है। इस टियर 4 लेजर स्वाड के साथ तो मैं लेवल 5 के बंदे से भी भिड़ सकता हूँ। तभी रात में मुझे एलिसन का मैसेज आता है। उसने मुझे इतनी रात में मैसेज करा, इसका मतलब कोई तो बात है। वो पहले तो उस रात उसे बचाने के लिए मुझे शुक्रिया कहती है। मैं उससे पूछता हूँ तुमने मुझे कब पहचाना था पहली बार। वो बताती है मैं तुम्हें पहले दिन ही पहचान गई थी, पर मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस चीज को छुपाना चाहते हो। वैसे आज मैं तुम्हें इसलिए कांटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर मेरा रिएक्शन बदल जाता है और मैं कहता हूँ हम सिर्फ 2 बार ही मिले और तुम अभी से मुझसे मदद मांगने लगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम मुझसे अभी अभी मिली हो और मुझसे उधार मांग रही हो। मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कह देता हूँ गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। पर वो मुझसे बहुत ज्यादा डेस्परेटली बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया गया था और 2 साल पहले मेरी ट्विन सिस्टर गायब हो गई। मुझे फाइनली अब जाकर एक क्लू मिला है, पर उनके पास एक लेवल 4 का फाइटर है। मैं बाउंटी हंटर्स पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता हूँ। वो आगे कहते हैं अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ओल्ड केस फाइल चेक कर सकते हो एजिस नेट पर। मैं उस फाइल को चेक करने लगता हूँ जो उसने मुझे बताई थी। एलिसन के पेरेंट्स के मिस्टीरियस तरीके से मरने के 6 महीने बाद उसकी ट्विन सिस्टर भी गायब हो गई। और सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि उस टाइम पीरियड में 100 से भी ज्यादा बच्चे गायब हुए थे। तभी अचानक से रिसर्च करते करते मुझे मेरे पेरेंट्स की एक केस फाइल मिलती है, पर वो फाइल खुल नहीं रही होती है। वो इनक्रिप्टेड बता रही होती है। मैं उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा होता, पर तभी इन कार क्रैशेस में मुझे एक सिमिलैरिटी दिखती है। वही सेम क्रीपी डॉल और वही सेम कार दोनों केसेस में दिखी है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर एक प्लानिंग? जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा मुझे उनके बारे में फाइनली एक क्लू मिल गया। मैं एलिसन को हाँ कर देता हूँ। वो मुझे कहती है बदले में सारी लूट जो कुछ भी हमें वहाँ से मिलेगी वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी और साथ ही में मैं तुम्हें परसेप्शन फ्रूट भी दूंगी। इससे तुम्हारा परसेप्शन टैलेंट पूरी तरह से अवेक हो जाएगा। इस ऑफर से मैं काफी खुश होता हूँ। अगले दिन मैं कैफे में जाकर एलिसन से मिलता हूँ। मैं उसके सामने बैठकर उससे कहता हूँ अगर सामने वाला एनिमी सिर्फ लेवल 4 का है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी के लोग कहाँ पर है जिन लोगों को तुमने हायर किया है? एलिसन मुझसे कहती है जो अंडरग्राउंड बाउंटी टैक्स को मैंने हायर किया है वो कोई अच्छे लोग नहीं है, इसलिए उनके सामने हम अपने असली नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम उनसे मिलेंगे तो मेरा नाम माया है, तुम भी अपने लिए कोई नाम सोचो। मैं एलिसन से कहता हूँ तो ठीक है फिर मेरा नाम ब्रैंडन है, मैं तुम्हारा कजन हूँ। ये बंदा किसी दिन ब्रैंडन को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पिटवाएगा। वो मुझे एक मार्क्स देती है और साथ ही में एक फ्रूट जिसके बारे में उसने कल कहा था। मैं उससे कहता हूँ अभी तो तुम्हारा काम खत्म
खत्म भी नहीं हुआ और तुम मुझे पहले ही पेमेंट कर रही हो। एलिसन कहती है मैं तुम्हारी मदद के लिए पहले से ही काफी खुश हूँ। कैप्टन मार्कस किसी चीज में काफी ज्यादा बिजी है और मेरी बाकी की टीम काफी बुरी तरह से इंजर्ड है। खैर उसके बाद हम दोनों वो मास्क पहन लेते हैं और मैं उस फ्रूट को भी खा लेता हूँ जो एलिसन ने मुझे दिया है। उसे खाते ही मुझे अपने आसपास हो रही हर एक चीजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही में दिखाई भी। मुझे ये टैलेंट काफी पसंद आता है। एलिसन दोबारा से मुझे शुक्रिया कहती है। मैं उससे कहता हूँ चलो तुम्हारी टीम से चलकर मिलते हैं। उसके बाद हम लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर एलिसन के द्वारा हायर किए हुए बंदे होते हैं। वो लोग जब मेरे बारे में पूछते हैं तो एलिसन मुझे इंट्रोड्यूस करती है। वो लोग मुझे देखकर कमजोर समझते हैं और मुझ पर हंसने लगते हैं। खैर मेरा परसेप्शन टैलेंट कुछ ही देर में एस रैंक का हो जाता है। अपने परसेप्शन टैलेंट की मदद से मैं उन तीनों को चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये तीनों के तीनों लेवल 4 से कम के हैं। माया मतलब एलिसन आगे प्लान के बारे में बताती है। वो उस विला का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती है। वो उन्हें सब कुछ समझाती है गार्ड्स कहाँ पर होंगे और अलार्म कहाँ पर है। पूरे विला में 7 लोग हैं। जो लेवल 4 का फाइटर है वो ऊपर वाले कमरे में होगा। आगे एलिसन सबको उनके रोल समझा देती है और कहती है रेवन और ब्रैंडन तुम लोग फर्स्ट फ्लोर को हैंडल करोगे। विंसेंट और मैं सेकंड फ्लोर को हैंडल करेंगे। हमारा असली टारगेट थर्ड फ्लोर पर है लेवल 4 का साइकिक। जब हम उस पर अटैक करेंगे तो हैंक थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएगा और उसे कुछ देर के लिए पकड़ के रखेगा। हैंक कहता है अगर वो लेवल 4 का साइकिक है तो जब रेवन साइकिक अटैक लॉन्च करेगी तो उसे तो पहले से ही पता चल जाएगा। एलिसन बताती है उसकी चिंता मत करो। हर शाम एक मसाज थेरेपिस्ट आती है उसकी मसाज करने के लिए और एक साइकिक का डिफेंस कमजोर हो जाता है जब वो रिलैक्स होता है। ये सुनकर हैंक खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्लान को अंजाम देने के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में उसकी मसाज थेरेपिस्ट आ जाती है। एलिसन हमें ऑर्डर्स देती है 10 मिनट तक रुकने के लिए। जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं हम लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। रेवन साइकिक अटैक से गार्ड्स को बेहोश कर देती है और एलिसन उन्हें खत्म कर देती है। उसके बाद वो और विंसेंट सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। हैंक एक ड्रैगन को समन करके थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मैं और रेवन दरवाजे से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। रेवन मुझे अपने पीछे रहने के लिए कहती है और वो खुद अकेले ही सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देती है। पर तभी अचानक से एक हाई लेवल का बंदा रेवन पर अटैक करता है। रेवन एक बैरियर बनाकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो एक ही बार में बैरियर को तोड़ देता है। पर इससे पहले कि वो रेवन पर अटैक करे मैं वहाँ पर आकर उसे एक ही किक में ढेर कर देता हूँ। ये देखकर रेवन शॉक हो जाती है और विंसेंट भी। वो लोग मेरी पावर देखकर समझ जाते हैं कि मैं कोई आम पर्सन नहीं हूँ। विंसेंट तो ये तक कह देता है कि मैं कोई यंग मास्टर हूँ जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। ये सुनकर रेवन का अफेक्शन मेरे प्रति बढ़ जाता है। तभी हैंक थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर उस लेवल 4 के साइकिक को अकेले संभाल रहा होता है। लेवल 4 का साइकिक अपनी पावर्स का यूज करके हैंक को रोक लेता है। जब हम सब थर्ड फ्लोर पर पहुंचते हैं तब वो साइकिक एक इनविजिबल क्लॉक पहन लेता है और हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और थोड़े से परेशान भी। मैं तुरंत अपना परसेप्शन का टैलेंट एक्टिवेट करता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि वो आदमी है कहाँ पर। वो बिल्कुल हैंक के पीछे खड़ा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। मैं तुरंत हैंक से कहता हूँ वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे और उसके पास एक गन है क्योंकि मैंने पहले ही हैंक को बता दिया होता है। इसलिए जब वो साइकिक गोली चलाता है तो हैंक उससे बच जाता है। वो तुरंत मेरी तरफ देखकर मुझे शुक्रिया बोलता है। उस साइकिक को मेरे परसेप्शन के टैलेंट के बारे में पता चल जाता है इसीलिए वो पहले मुझे मारने की कोशिश करता है पर हैंक उसके और मेरे बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। पर उस दीवार का कोई भी फायदा नहीं होता। वो गोली उस दीवार को तोड़कर सीधा मेरी तरफ आती है पर अपनी हाई स्पीड की वजह से मैं उससे बच जाता हूँ। हैंक मुझसे उस साइकिक की लोकेशन पूछ रहा होता है। मैं हैंक पर गुस्सा करते हुए कहता हूँ तू पागल है क्या? तेरे पास अर्थ टैलेंट है। बस इस पूरे ग्राउंड को सैंड में बदल दो और उस मोटे आदमी के पैरों के निशान हमें दिख जाएंगे। इस बेवकूफ हैंक को अभी तक ये समझ ही नहीं आया होता। हैंक कहता है यार तुम पढ़े लिखे लोग सच में काफी स्मार्ट होते हो। उसके बाद हैंक पूरे ग्राउंड को तुरंत सैंड में बदल देता है और हमें उस आदमी के पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं। हैंक तुरंत रेत के 2 बड़े हाथों से उसे पकड़ लेता है पर वो मोटा आदमी जैसे ही पकड़ा जाता है वो एक फ्रूट खा लेता है जिसके बाद उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने अभी अभी लिमिट ब्रेकिंग फ्रूट खाया होता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हैंक कहता है जल्दी यहाँ से भागो। वो साइकिक पागल हो चुका होता है और वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल बेच दिया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए लेवल 5 का होने के लिए। अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो बंदा हैंक को पकड़ लेता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर रेवन और विंसेंट तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और एलिसन भी उनके साथ जाने लगती है पर वो साइकिक एक फ्रीज नाम का अटैक यूज करता है और वो लोग हवा में ही रुक जाते हैं और जमीन पर गिरकर फ्रीज हो जाते हैं। अब वो साइकिक मेरी तरफ आता और कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरी इनविजिबिलिटी को ब्रोक नहीं करा होता तो मुझे वो डेडली लिमिट ब्रेकिंग फ्रूट ना खाना पड़ता क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल बेच दिए। मैं तुम्हें जिंदा रह के उन 3 सालों तक टॉर्चर करूंगा। वो जैसे ही मेरी उंगलियां काटने के लिए चाकू निकालता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता अपना स्लॉटर टैलेंट एक्टिवेट करने के अलावा। जैसे ही मैं अपने स्लॉटर टैलेंट को एक्टिवेट करता हूँ मेरा खतरनाक ऑरा उस पूरी जगह पर फैल जाता है जिसे देखकर साइकिक की फट जाती है। मैं उससे कहता हूँ मामूली इंसान अपने देवता की जजमेंट को फेस करो। मैं सिर्फ एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता हूँ और उसकी ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। पीछे से एक लड़की जो कि उसकी सेक्रेटरी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है और वो मुझ पर फायर करती है। वो बुलेट मेरी चीक्स को छूकर निकलती है पर वो जो जख्म होता है वो इंस्टेंटली हील हो जाता है। ये देखकर उसकी सेक्रेटरी घबरा जाती है। मैं बिना किसी रहम के उसे भी मार देता हूँ और उसके बाद अपने स्लॉटर टैलेंट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही स्लॉटर टैलेंट डीएक्टिवेट होता है मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है और मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। मेरी स्लॉटर पावर ने मेरी सारी ब्लड एनर्जी ड्रेन कर ली होती है। खैर आगे मैं तुरंत ये सोचने लग जाता हूँ कि जब एलिसन उठकर यहाँ पर आएगी तो मैं उसको ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी उस साइकिक के फ्रीज अटैक का इफेक्ट खत्म हो जाता है। रेवन और विंसेंट तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। एलिसन सिर्फ एक ही चीज सोच रही होती है और वो कहती है मैं ईथन को यहाँ पर अपने साथ लेकर आई थी इसलिए भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। एलिसन तुरंत
थर्ड फ्लोर पर आ जाती है। पर थर्ड फ्लोर की हालत देखकर वो हैरान हो जाती है। मैं उसके सामने पड़ा हुआ होता हूँ। वैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ पर ये उसको मत बताना। खैर वो तुरंत मेरे पास आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो मुझसे पूछती है आखिर क्या हुआ यहाँ पर, क्या उस लेवल 5 के साइकिक को तुमने मारा? मैं एलिसन से कहता हूँ मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ, उस साइकिक अटैक के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं उठा तो ये साइकिक ऑलरेडी मर चुका था। मेरी दिल की धड़कनें सुनने के बाद एलिसन कहती है तुम्हारा दिल काफी जोर से धड़क रहा है, जरूर से उस लेवल 5 के साइकिक की पावर्स ने इसे डैमेज करा है। हमें जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं एलिसन से कहता हूँ हाँ तुम्हें मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अगर हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुके तो मेरी हार्ट कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर एलिसन शॉक रह जाती है। मैं उससे कहता हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। और हाँ वो साइकिक मर चुका है तो अब वो तुम्हें कुछ बता नहीं पाएगा। एलिसन कहती है कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। और हाँ तुम्हारे परसेप्शन टैलेंट के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गई थी। जब तुम्हारे परसेप्शन टैलेंट की रैंक और बढ़ जाएगी तो तुम साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और उन पावर्स का इस्तेमाल करके तुम एनिमी की फाइनल मेमोरीज भी देख सकते हो। और तुम फिक्र मत करो, हम इस साइकिक के प्लान का पता लगा ही लेंगे। एलिसन तुरंत उस साइकिक के पास जाती है और उसकी सारी लूट ले लेती है और वो लूट मुझे दे देती है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। मैं थोड़ा सा कॉशियस होते हुए उससे कहता हूँ पर इस साइकिक के गियर्स पर ट्रैकिंग मार्क्स हैं, इसकी मदद से इसकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे ढूंढ लेगी। तब एलिसन मुझे बताती है तुम फिक्र मत करो, 9 डिवीजन के पास स्पेशल क्लियरेंस है। जब तुम इससे अपने एजिस लिंक से स्कैन करोगे तो हाई एनर्जी रेज सारे मार्क्स को इरेज कर देंगी। ये सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। 9 डिवीजन सच में काफी कमाल किया। मैं उस सारी लूट को अपने एजिस लिंक के स्टोरेज में डाल देता हूँ। जब थोड़ी देर बाद विंसेंट और रेवन थर्ड फ्लोर पर आते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैं उनसे पहले ही कह देता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था। शायद से इसको भगवान ने श्राप दिया होगा तभी ये मर गया। मेरी बातें सुनकर उन दोनों का रिएक्शन ऐसे हो जाता है जैसे वो लोग अपने मन में कह रहे हो हमें सब पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ज्यादा बातें मत बना। विंसेंट कहता है ये पक्का एक यंग मास्टर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ट्रेनिंग कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जो रेवन होती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो ईथन के करीब आने के बारे में सोचने लगती है। वो जाते हुए मुझसे कहती है मैं पर्सनली तुम्हें काफी सारी कॉम्बैट की टेक्निक सिखा सकती हूँ और साथ ही में मुझे अपना कार्ड भी दे जाती है जिस पर उसका नंबर होता है। उस कार्ड को देखते हुए मैं अपने मन में कहता हूँ आपको मेरे साथ पर्सनली ट्रेनिंग करनी है, माफ करना पर मुझे बड़ी औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए मैं उसके कार्ड को फेंक देता हूँ। अपने घर वापस आने के बाद मैं एजिस लिंक को एक्टिवेट करके उसे देख रहा होता हूँ। ये सच में काफी कमाल का डिवाइस है। उस कमीने साइकी की जो अंगूठी थी उसमें इतना सारा सामान भरा हुआ है जितना एक स्टूडियो अपार्टमेंट में आ सकता है। एक स्टन बैटन और साथ ही इनविजिबिलिटी क्लॉक और साथ में 7 मिलियन इन कैश। ये साइकी तो सच में बहुत ज्यादा अमीर था। पर तभी उसके सामान में मुझे एक बुक भी मिलती है। मैं तुरंत उसे उठाकर खोल के देखने लगता हूँ। ये एक डायरी होती है। इस डायरी में रिसर्चर मेरे ग्रैंडपा अजूर एम्परर की मदद के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उन्होंने रिसर्चर की मदद करी एस्केप करने में, वो भी सेक्रेट कैमरा के साथ। जो रिसर्चर था उसने कस्ट क्राफ्ट टैलेंट का इस्तेमाल किया था इस डायरी को कर्सेट बनाने के लिए। अगर ये डायरी किसी अच्छे पर्सन को मिलती है तो आगे चलकर वो लोग सेक्रेट कैमरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। पर अगर ये डायरी किसी बुरे पर्सन को मिलती है तो आगे चलकर वो लोग बहुत बुरी मौत मिलेंगे। तभी अचानक से मेरी उंगली पर चोट लग जाती है। ये भी क्या फुद्दू डायरी थी, इसमें ब्लेसिंग्स और कर्सेस दोनों हैं। आखिर ये रिसर्चर्स नॉर्मल डायरी क्यों नहीं लिख सकते? वैसे मेरे पास भी टेमिंग टैलेंट है। अगर मैं किसी तरीके से उस सेक्रेट कैमरा को टेम कर लेता हूँ तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। वैसे इस डायरी में मेरे ग्रैंडपा का नाम मेंशन है। ऐसा लगता है कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ एक के बाद एक मिस्ट्री में और ये सारी की सारी मिस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। खैर उसके बाद मैं मिडनाइट में दोबारा से आईने के सामने जाता हूँ। मैं अपने टैलेंट को एक्टिवेट करता हूँ पर चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ये काम नहीं कर रहा होता। आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है? मैंने सबसे पहले जैसा किया था मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ, तो आखिर ये स्लोटर सोवरेन समन क्यों नहीं हो रहा? ओके तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। होप सो तुम्हें ये सीरीज पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे भी ये सीरीज काफी पसंद आई, इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही ला दूंगा। बस इस वीडियो पर तुम्हें 2K कमेंट्स का टारगेट पूरा करना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करो। और हाँ वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें इस वीडियो में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये कहना कैसे भूल सकता हूँ।